अगर आपके खुशी के आंसू होंगे तो वो ठंडे होंगे और गुस्से और दुख के आंसू गर्म होंगे। वाह। सुशांत सिंह राजपूत नेपोटिज्म के चलते, ग्रुपिज्म के चलते उनको बाहर किया गया। तो सुशांत सिंह राजपूत तो थे ही आउटसाइडर, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत उनकी चॉइस नहीं थे चैनल की। और ये जो फिल्म लास्ट उनकी रिलीज हुई, ये भी 2-3 साल से बन के पड़ी हुई थी, रिलीज नहीं हो रही थी। जब विवेक ओबराय का इंसिडेंट हुआ था, सबको मालूम ही है कि सलमान खान ने उनका करियर तबाह किया, बर्बाद किया। बॉलीवुड में गैंगस्टर भी है, ड्रग्स भी चलता है। राकेश रोशन जी को गोली लगी, गुलशन कुमार जी मारे गए। शायद इंडिया टीवी ने स्टिंग ऑपरेशन कराया। और वो लड़की बोलती है, शक्ति दूर हटो, मोस्ट वांटेड विलन इंडस्ट्री का सोफे पे जाके बैठ जाता है। पहली बात, वो रूम में क्यों आई? तो डांडिया खेलने थोड़ी आई होगी। हाँ, शाहरुख ने आज तक मुझसे पैसे की बात नहीं करी। आप सोच के देखिए, वो बड़े लेवल का स्टार, वो पैसे की बात नहीं कर रहा है। और आज जो छोटे एक्टर थोड़ा बहुत काम करने लगे, सबसे पहले पैसे की बात करते हैं। ये तो आप भी जानते हैं, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, चांस मारना कोई नहीं छोड़ सकता। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है या उन्होंने खुदकुशी करी है, ये राज टाइम के साथ राज ही रह गया। लेकिन ये बात उनको बहुत अच्छे से पता है जो बॉलीवुड के अंदर काम करते हैं। इसलिए हमने इस पॉडकास्ट के अंदर वीरेंद्र राठौर को इनवाइट किया है, जो कि एक बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर हैं, जिनके YouTube पे 2 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। और उन्होंने हमें इस पॉडकास्ट के अंदर डार्क रियलिटी ऑफ बॉलीवुड के बारे में सब कुछ बताया। अगर आपको एक्टर बनना है, एक्टिंग करनी है, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कैसे ऑडिशन मिलेंगे, सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस की है। अगर आप लोगों को जानना है, सीखना है और सच सुनना है, तो आप इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देख सकते हैं। राठौर जी, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ और यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच। मैं आपसे आज एक्टिंग के सारे पेन के बारे में जानना चाहता हूँ, आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ, एंड इवन जो आप बिजनेस कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ। सबसे बड़ा भारत में पेन पॉइंट है कि जो इंसान एक्टर बनना चाहता है उसको एक सही गाइडेंस नहीं मिलती। और सबसे बड़ा पेन पॉइंट ये भी है, अगर वो एक्टर नहीं बना तो उसका करियर तो नहीं खराब हो जाएगा। वो सबसे पहले जानना कि एक्टर बनते कैसे। अब मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं थिएटर आर्टिस्ट था। हाँ। और मैंने थिएटर करा, लेकिन मुझे नहीं पता लगा कि एक्टर कैसे बनना है, हीरो कैसे बनना है। और उसके बाद मेरे दिमाग में आ गया, यार ये तो मैं तो ऐसे ही घूमते रहूंगा और मैं एक्टर नहीं बना तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। इसलिए मुझे दूसरी लाइन में जाना पड़ा, मजबूरी में जाना पड़ा। एंड आई वॉज द बेस्ट एक्टर इन माई थिएटर। उसके बाद ये चीज़ हुई। तो मुझे एक्चुअल में जानना है कि एक्टर कैसे बने। देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन इतने लोगों का पेन है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आपने तो झेला है तो आप जानते हो बहुत अच्छे से। क्योंकि थिएटर के बहुत अच्छे एक्टर या ट्रेनिंग स्कूल से निकले हुए बहुत अच्छे एक्टर या स्पॉन्टेनियस जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, जिनको तारीफ़ें मिलती हैं, सब जगह वाह वाह करते हैं लोग, वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और कुछ लोग हो जाते हैं। कहते हैं कि 95 to 97% का हमारा फेलवर रेशियो है इंडस्ट्री में एक्टर को लेकर, और कुछ ही लोग उसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि स्किल्ड एक्टर तो काफ़ी सारे हैं, जिनको एक्टिंग में आप खड़ा कर दो वो मतलब एकदम शानदार हैं, जानदार हैं, वो हिला के रख देंगे, ऑडियंस की क्लैपिंग लेके जाएंगे, सब कुछ करेंगे, अवार्ड जीत लेंगे। लेकिन जब बात आती है अप्रोच की, क्योंकि मैं इसको मानता हूँ कि आपके अंदर स्किल भी होनी चाहिए और अप्रोच भी आपका होना चाहिए। अगर सिर्फ स्किल है और अप्रोच लेवल नहीं है या उसकी समझ नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेगा। और 95% लोग इसी में रहते हैं कि मेरे को एक्टिंग आती है, मुझे काम मिलना चाहिए। उनका अप्रोच का तरीका वही है जो लोगों का है कि ऑडिशन देने गए, ऑडिशन दे के आ गए, उसके बाद ऑडिशन में नहीं हो रहा है तो उसका जो डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट होता है वो अगले ऑडिशन पे जाता है, तो स्किल भी धीरे धीरे घटने लगती है। क्योंकि मोटिवेशन चला गया, कॉन्फिडेंस चला गया कि सिलेक्शन हो नहीं रहा। उसके पीछे फिर घर वालों के फ़ोन आ रहे हैं, क्या कर रहे हो, कहीं दिख नहीं रहे हो। दोस्त यारों के हो रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हो, कब तक आओगे, रहने दो। फिर समझाने वाले रिश्तेदार हैं, छोड़ो यार, किसी का होता है क्या, तुम आउटसाइडर हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, फिल्म इंडस्ट्री में किसी को जानते हो। तो धीरे धीरे उस एक्टर को वो बातें सच लगने लगती हैं कि मैं एक आउटसाइडर हूँ, यहाँ सबका नहीं हो सकता, किस्मत चलती है, और उस वजह से वो फिर बाय बैक कर जाता है। अप्रोच बहुत ज़रूरी है। मैं अपने तजुर्बे से 25 साल से इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको स्किल्ड हो और आपकी अप्रोच अच्छी है तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं कि आपको काम नहीं मिलेगा। मैं इसको मानता हूँ कि इसको आपको एक सर्विस इंडस्ट्री की तरह देखना चाहिए। जैसे सर्विस इंडस्ट्री में आप क्लाइंट बनाते हैं,
फिर क्लाइंट का अच्छा काम करके देखते हैं, फिर आपको रेफरेंसेस मिलते हैं, फिर आपको और काम मिलता है, और जहाँ आपका काम की क्वालिटी ख़राब होती है वहाँ आपका काम भी घटना शुरू हो जाता है, और आप क्लाइंट से मिलना छोड़ देते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो आपको लगातार एज ए सर्विस प्रोवाइडर इसको, एक्टिंग को, जॉब को, प्रोफाइल को देखना चाहिए, जहाँ पे लोग थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हैं। समझ गया मैं। अब सर्विस प्रोवाइडर तो बहुत सारे हैं, है ना। सबसे बड़ा पेन पॉइंट ये है, मैं भी एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ। मैं अपने थिएटर में एक चीज़ देखी कि एक लड़का था, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, तरुण शर्मा, वही मुंबई पहुंचा, उसके अलावा कोई मुंबई नहीं गया, क्योंकि खर्चा सुन के हम डर गए कि इतना खर्चा है तो हम उठा भी नहीं पाएंगे, और ऑडिशन जाना पड़ेगा, बॉडी मेंटेन करनी है, खाना पीना है, रहना है, कपड़े देखने हैं, तो नहीं हो पाएगा भाई। एक बंदा पहुंचा तरुण, वो भी छोटे मोटे रोल कर रहा है, लेकिन इतना ग्रैंड सक्सेस उसको भी नहीं मिला, और काफ़ी टाइम उसने इन्वेस्ट कर दिया अपने। अब मुझे नहीं पता कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बट मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि सर्विस प्रोवाइडर तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक रोड मैप क्या है कि उसने एक्टिंग सीखी, सीखने के बाद कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, ऑडिशन के बारे में कहाँ से पता लगेगा, कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है, एक बार ये आप बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बताता हूँ, क्योंकि ये सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा। जब आपके टाइम पे आपने ट्राई किया होगा, या जब मैं गया था 2001 में मुंबई, तब ये वाकई तकरीबन इम्पॉसिबल चीज़ थी, क्योंकि आपको डोर टू डोर जाना पड़ता था, आपको फोटोग्राफ लेके जाना पड़ता था, आपको अपनी वर्क प्रोफाइल का CD लेके जाना पड़ता था, फिर वो देखेंगे नहीं देखेंगे कुछ नहीं मालूम होता था। लेकिन आज के टाइम पे जब हम डिजिटली इतने वास्ट हो चुके हैं, तब ये सब काम बहुत आसान हो चुके हैं, बहुत आसान हो चुके हैं। मतलब अब ये तो प्रॉब्लम रही नहीं, ये पेन रहा ही नहीं, क्योंकि ऑडिशंस ऑनलाइन हो रहे हैं। मतलब आप दिल्ली में बैठ के भी ऑडिशंस दे सकते हो, आप गोरखपुर में बैठ के भी ऑडिशन दे सकते हो, आप पटना बिहार में बैठ के भी ऑडिशन दे सकते हो। ऑडिशन के बारे में पता कैसे चलेगा? तो उस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने खुद एक सर्विस शुरू की नए एक्टर्स के लिए, जिसमें कि ऑडिशन बैंक नाम से एक व्हाट्सअप सर्विस है, जो आपको आपके एज ग्रुप और जेंडर के हिसाब से फिल्टर करके सारी ऑडिशन इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो एक भी ऑडिशन अब छूटता नहीं है किसी से, और आपको वहीं से रिकॉर्ड करके भेजना है। तो मुंबई जाने का जो खर्चा था, मुंबई जाने की जो स्ट्रगल थी, वो अब खत्म हो चुकी है। इवन मेरे कई ऐसे फ्रेंड हैं जो अच्छा खासा काम कर रहे थे, वो अपने सिटी में शिफ्ट हो गए। जैसे नाना पाटेकर पुणे से काम करते हैं, है ना। राजीव वर्मा जी हैं, बहुत बड़े कैरेक्टर आर्टिस्ट, वो भोपाल से ही काम करते हैं आज की डेट में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से, जयपुर से, भोपाल में रहते हुए काम कर रहे हैं, क्योंकि जब शूट है तब आ गए, अदरवाइज वो वहीं बैठे हुए और वहीं से काम कर रहे हैं। तो अब ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका है कि आप ऑनलाइन ऑडिशन दे सकते हो, ऑनलाइन आप पता कर सकते हो, और आपको काम मिलना शुरू हो सकता है। हाँ, जब लगातार काम मिलेगा तब आपको जाना पड़ेगा, लेकिन तब तक आपके पास मॉनिटरी भी अच्छी हो चुकी है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, तो वो हो सकता है। अब वो पॉसिबल हो गया है, तो वो टाइम के साथ बदल गया मामला। ठीक है राठौर जी, मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप अभी डायरेक्टर है, बट इससे पहले आप एक्टर भी रहे होंगे, राइट। क्योंकि जो पैशन है वो मुझे थोड़ा सा आपके बारे में जानना है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। राइट। एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले वही नज़र आती है ना। तो मैं भोपाल शहर से हूँ, और भोपाल शहर इस मामलों में बहुत रिच है, थिएटर, रामलीला, ये सब चीज़ें। तो मैं बचपन से ही रामलीला वगैरह करता था, थिएटर करता था। मेरे फादर फॉर्चुनेटली डायरेक्टर थे, बहुत उनका नाम था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि उनको स्पेशल रिस्पेक्ट मिलती है। वो हमारे इवन जब स्कूल में भी आते थे बच्चों की रिहर्सल देखने के लिए, तो मेरे लिए बड़ा एक प्राउड मोमेंट होता था कि मैं उनके साथ प्रिंसिपल के रूम में बैठ के चाय पी रहा हूँ। तो मुझे लगता था यार ये सही है यार, बाकी किसी के पेरेंट्स आते इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, लेकिन जब मेरे पापा आते हैं तो रिस्पेक्ट मिलती है, और मुझे भी मिलती है। तो मेरा अट्रैक्शन वहाँ से शुरू हो चुका था कि यार इसी फील्ड में कुछ करना है। लेकिन भोपाल शहर में कुछ नज़र तो आता नहीं था। कभी कभी पापा से बात चलती थी, क्या करोगे बड़े होके? तो मैं कहता था काम तो यही करूँगा, लेकिन मैं फ्री में नहीं करूँगा, पैसे लेके करूँगा। तो वो भी हंसते थे कि बेटा ये काम शौक के लिए होते हैं, ये हॉबी है, जॉब तो करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सब करना पड़ेगा। वो बात आई गई होती गई, लेकिन मेरा रुझान पूरा रहा। मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की अपनी, मज़े मज़े में। इवन मैंने अपने पापा के डायरेक्शन के दायरे से बाहर निकल के भी अदर डायरेक्टर्स के साथ काम करना शुरू किया, इंटर कॉलेज और इंटर स्कूल करना शुरू किया। मैं बहुत ज़्यादा उसमें बिजी रहने लगा और उसमें मज़े करने लगा। वो करते करते मुझे एक्टर ही बनना था, और एक्टर भी मैं सही बताऊं तो छोटा मोटा एक्टर नहीं। जब एक्टर बनने का सोचता था तो कॉन्फिडेंस तो इस लेवल का था कि मैं जाऊंगा और शाहरुख खान को सोचना पड़ेगा कि मैं रुकूं कि वापस दिल्ली जाऊं। तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस था, जो कि हर एक्टर में होता है। तो यही सब चल रहा था। लेकिन एक सडन कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं कॉलेज में था, और तब मेरे फादर साहब को डेथ हो गई एक रोड एक्सीडेंट में।
तो जैसे बोलते हैं ना, उस टाइम पे आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, एकदम लाइफ टर्न अप हो जाती है, आपको समझ में नहीं आता अब करना क्या है, नेक्स्ट क्या करना है। और तब सेविंग्स इतनी होती नहीं थी। मेरे फादर साहब तो वैसे भी कलाकार आदमी थे, तो उनकी तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो जब वो लाइफ चेंज हुई तो प्रायोरिटीज़ पूरी बदल गई थी। तब इनकम, पैसा, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि तब क्या करना है। तो तब मेरा काफ़ी टाइम ऐसा हुआ जब मैं एक्टिंग से पूरी तरह से अलग हो गया और मुझे लगा कि पहले अर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं केबल इंडस्ट्री में गया, जो डिश एंटीना होता है, केबल इंडस्ट्री होती है, उसमें ट्राई करना शुरू किया और कुछ रिस्क लेकर कुछ करके फिर उसमें सक्सेस मिली। और फिर था कि अब तो जॉब ही करना है। तो ये सब तो दिमाग से हट चुका था मेरे, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि सब चीज़ें चेंज हो गई थी। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था इन बिटवीन और कंप्यूटर सीख लिया था। तो मेरा जब मैं जॉब के लिए ट्राई करने गया तो मैंने करीब, मुझे अच्छे से याद है कि 45 जगह मैंने इंटरव्यूज़ दिए, 25 जगह मेरा सिलेक्शन हुआ और सिर्फ एक जगह से धैर्य मैंने 15 डेज़ की सैलरी उठाई। तो इतना ख़राब रिकॉर्ड था मेरा, क्योंकि मुझसे वहाँ बैठा ही नहीं जाता था कि 11 बजे चाय आएगी, 2 बजे लंच होगा, 5 बजे फिर जाने का टाइम होगा। मेरे को अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वो दौर ऐसा था, मतलब ये बात कर रहा हूँ मैं 90s की, 91, 92 की। तब कुछ समझ में नहीं आता था कि आपकी फील्ड में है ही क्या जो आप कर लोगे। और भोपाल शहर में तो बिल्कुल नहीं, तब सबका वही होता था जैसा आपने कहा कि मुंबई जाना है, और वो तो पॉसिबल ही नहीं था। तो क्या करें क्या नहीं करें समझें। लेकिन कुछ ना कुछ बनने शुरू हुए माहौल। भोपाल में दूरदर्शन खुला, ZTV का सिटी केबल शुरू हुआ, तो मैंने चक्कर लगाना शुरू किए वहाँ पे जॉब के साथ साथ। और पहली बार मुझे न्यूज़ रीडर का ऑडिशन देने का मौका मिला और मैंने तैयारी की और मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ पे। तो वो जो इतने साल का था वो काम आ गया, तो वो किया मैंने। और उसके बाद 2-3 दिन बाद समझ में आया कि ये काम भी मेरे बस का नहीं है। तनख्वाह कितनी मिलती थी? तब मुझे मिलता था 200 रुपीज़ पर रीडिंग मिलता था। ओके। हाँ, तो मतलब कुल मिला के अगर 3 दिन की बात करूँ तो मेरे को 2 रीडिंग मिली थी, तो 400 रुपये मिले थे, है ना। तो जो जॉब किया था उसकी सैलरी मेरी अप्रॉक्सीमेटली कुछ 2500 रुपये आई थी 15 दिन की, मतलब 5000 का जॉब था। उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मज़ा तो आया था। तो फिर मैंने प्रोड्यूसर से बोला कि सर मुझे तो एंटरटेनमेंट में जाना है, ये मेरा जॉब नहीं है। तो उन्होंने बोला फिर से ऑडिशन दो आप एंटरटेनमेंट के लिए। मैंने फिर से ऑडिशन दिया और इत्तेफाक से सिलेक्शन हो गया वहाँ पे। फिर मैं एंटरटेनमेंट कैटेगरी में जाके वहाँ पे काम करने लगा, सिटी केबल पे, दूरदर्शन पे और आकाशवाणी पे। यहाँ पे मैंने अपने भोपाल शहर में काम करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे काम क्या करते थे? एक्टिंग करते थे आप? क्या करते थे? एंकरिंग करता था। एंकरिंग करते थे। कुछ फिल्मी गाने सुनाना लोगों की फरमाइश वाले। एक मैंने शो बहुत अच्छा बनाया था जिसका पहली बार ऐसा हुआ था कि एक हाफ पेज ऐड सिटी केबल ने मुंबई से रिकमेंड हुआ था कि इस लड़के ने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनाया, तो इसको आप हाफ पेज ऐड छापिए इसका। वो था फिल्मी फंडे, जो मैंने बाद में नाम यूज़ भी किया अपने यूट्यूब चैनल पे। उसमें मैं ये कहता था कि एक स्टार की स्टोरी को स्टोरी नरेशन फॉर्म में बोलता था और उनके फिल्म्स के डायलॉग या सॉन्ग्स को उसके साथ मैच करता था। बहुत क्रिएटिव जॉब होता था, तो बड़ा हिट हो गया था। और मैं सही बताऊं तो मैं आज भी सोचता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उस टाइम पे मेरा एक सेलिब्रिटी स्टेटस वहाँ होने लग गया था। मतलब मैंने ऑटोग्राफ साइन कर लिए थे, भीड़ लगने लगी थी, क्योंकि तब बड़ा क्रेज होता था कि यार ये टीवी पे आता है, ये दिखता है सिटी केबल में। तो वो बड़ा माहौल बन गया था वहाँ पे। और उसके बाद भोपाल से जब आप मुंबई आए, हाँ, वहाँ से कैसे चला आपका सफर डायरेक्टर तक? राइट। अब जब वहाँ पे सक्सेस मिल गई तो मन तो बार बार कर रहा था कि मुंबई जाओ, लेकिन तब तक समझ में आ चुका था कि तैयारी बहुत ज़रूरी है। ये बात सेंस हो गई थी कि तैयारी बहुत ज़रूरी है, आप यूं ही नहीं जा सकते हो, भले आपने कितना भी काम कर लिया। और इन बिटवीन मेरा फिल्म मेकिंग की तरफ भी रुझान हो गया था। मतलब एक्टिंग से मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा था, बिकॉज एक डिस्कवर होने लगा था मेरे को अंदर से कि मेरे को स्क्रिप्टिंग में मज़ा आता है, मेरे को वॉइस ओवर में मज़ा आता है, मेरे को डायरेक्शन में मज़ा आता है। मैंने वहाँ रहते हुए तकरीबन 2,500-3 हज़ार ऐड बनाए, जो लोकल अप्लाइंसेज होते हैं, एकेडमीज़ होती हैं, जो भी होता है भोपाल में अवेलेबल, या सेल होती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ, उनके बहुत सारे ऐड बनाए। तो ये क्लियर हो गया था कि मुझे फिल्म मेकर बनना है। तो वहाँ से मुंबई का मैंने प्लान किया। फिर अगेन जैसे सब लोग बोलते हैं कि खोटा सिक्का यहाँ चल गया वहाँ कैसे चलेगा, पॉसिबल नहीं है। घर वाले भी थोड़ा डरे हुए थे, क्योंकि अपने यहाँ होता है ना डर कि जैसी लड़का सेटल हो जाए तो शादी करो, मतलब सारा एजेंडा एक ही होता है।
और तब मैं बात कर रहा था कि अब मुझे मुंबई जाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे अब मेरा सैचुरेशन आ चुका है, कोई मेरे काम में कमी नहीं निकाल रहा है, कोई मुझे अपग्रेड नहीं कर रहा है, जो मैं जानता हूँ जो मैं करता हूँ सब लोग वाह वाह करते हैं और काम ख़त्म हो जाता है। तो मेरा बोला अब शिफ्ट होना पड़ेगा यहाँ से। तो मैंने 2000 में ये प्लान शुरू किया। एक्टिंग की साइड की डायरेक्टर की साइड? डायरेक्टर की साइड, डायरेक्शन साइड तो मैं 96 से करने लगा था, लेकिन भोपाल में रहते हुए कर रहा था। मैंने काफ़ी वहाँ पे प्रोग्राम्स बनाए, मतलब बहुत सारे। जो अभी आप क्राइम अलर्ट देखते हैं, वैसा मैंने क्राइम वॉच बनाया था वहाँ पे, जो काफ़ी हिट रहा। बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए। तो ये प्लान किया तो मैंने बोला मुंबई जाके पहले समझते हैं कि मुंबई है कैसा, क्योंकि शायद आज के लोगों को नहीं लगेगा, क्योंकि घूमते घूमते पहुंच जाते हैं मुंबई, और कहीं पर भी आज बहुत इजी हो गया है। लेकिन तब मुंबई एक ख्वाब होता था। मतलब आप हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हो, जो लोग मेरी एज के होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे, तब लगता था मुंबई मतलब कुछ अलग ही दुनिया है। तो मैंने बोला जाके देखते हैं एक बार। तो मैं और मेरे कुछ 4-5 दोस्त जो तकरीबन सेम कैलिबर के थे, कैमरामैन, एडिटर, सब ने प्लान किया मुंबई चलते हैं 3 दिन के लिए। हम लोग आए तो दहीसर में, मीरा रोड के बाद जो है दहीसर, वहाँ पे हमें एक प्रोड्यूसर ने बोला मेरा फ्लैट पड़ा है, आप लोग चले जाओ, आ जाओ मज़े करके। हम लोग गए और नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ कि अब हम जाएंगे अंधेरी और सेंटा क्रूज, जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ जाएंगे। तो हम लोग सब लोकल ट्रेन में चढ़े। तो पहली बार तो हमने लोकल ट्रेन देखी। ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत सारे लोग, इंसान फैक्ट्री में बन के निकल रहे हैं, जैसे वो बॉटल्स निकलती हैं कोक की या किसी तरह की। लगता था कि अभी प्लेटफॉर्म खाली हो गया है और अब आसानी से जगह मिलेगी, जब तक ट्रेन आती तब तक फिर से भीड़। और बड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ कि हम लोग वहाँ से चढ़ तो गए किसी तरह, या चढ़ाए गए आप कह सकते हो लोकल ट्रेन में धक्का मार के किसी तरह से जगह भी मिली। और जब अंधेरी स्टेशन पे हम लोग उतरे या उतारे गए, तो 4 लोगों ने तो तभी डिसाइड कर लिया था कि भाई मुंबई नहीं आना है। उतरते ही उन्होंने पहला वर्ड ही बोला, वीरेंद्र मुंबई नहीं आना, हम किंग साइज लाइफ जी रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, इज्जत है, यहाँ के लोकल में कौन धक्के खाएगा यार। तो मैं भी थोड़ा डरा तो था, ये नहीं है कि डर नहीं लगता, आपको डर तो लगा। फिर बोला नहीं यार, ये शहर बोल रहा है यार कुछ तैयारी करके आओ, कुछ समझ के आओ, लोकल में नहीं घूम सकते अपन, कुछ और करना पड़ेगा। मतलब बाइक लानी पड़ेगी, रहने का अरेंजमेंट पास में करना पड़ेगा, उसकी प्लानिंग करो। फिर मैंने 1 साल लग के उसकी प्लानिंग करी और फिर मैं 2001 में यहाँ मुंबई आया। ऐसे हुआ ये सफर पूरा। मतलब बहुत स्ट्रगल करा आपने। हाँ, स्ट्रगल भी कह सकते हो आप, या अब तो सोचो तो बड़ा मजा आता है कि यार ये भी कर लिया क्या। तो पीछे मुड़ के देखते कि अच्छा यार पहले पैसे जुटा रहे थे, बाइक ढूंढ रहे थे, ये सारी चीजें कर रहे थे, लेकिन होता गया सब। एक और चीज, हम ना रिसर्च कर रहे थे, आपके 2 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर है जी यूट्यूब पे, एंड आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ऐसे। मुझे एक चीज़ जाननी है कि जब आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि आपके यूट्यूब चैनल के अंदर क्या क्या सारी चीज़ें, डायरेक्शन से रिलेटेड ऑब्वियसली हमें मिला, लेकिन आप एक वर्ड बहुत इस्तेमाल करते हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड। ये क्या है, थोड़ा सा बताएंगे आप? एक्चुअली कोई भी एक्टर जो होता है वो स्विच ऑन स्विच ऑफ ही होता है। मतलब क्योंकि एट प्रेजेंट वो किसी एक सिचुएशन में है और उसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है उस करेक्टर के उस टाइम की कंडीशन को। तो स्विच ऑफ स्विच ऑन तो उसको होना है इमोशनली और एक्सप्रेसिव वैसे ही करना है। तो ये जो मेथड है, ये जब मैं फिल्म मेकर था तो मैंने देखा कि बहुत सारे नॉन एक्टर आते हैं या जिनकी एक्टिंग में उतनी बात नहीं होती, लेकिन आपको लुक मैच कर जाता तो आप उनको सेलेक्ट करते हो। फिर जब मैं उनसे ट्रिक से काम कराता था तो मैंने देखा बहुत फ़ायदा हो रहा है लोगों को। तो मैंने जब एकेडमी शुरू की तो अपना ही मेथड डेवलप किया, बिकॉज जो पुराने ट्रेडिशनल तरीके थे वो ऐसे थे जो स्टेज से आए थे, NSD से एडेप्टेड थे, तो वो उतने कारगर साबित नहीं हो रहे थे। तो मैंने बोला मैं अपना मेथड एक डेवलप करता हूँ जो विजुअल मीडियम के लिए होगा। तो मैंने फिर इसको अपनी क्लास में करना शुरू किया। जब उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगे तो फिर इसको एक मेथड का नाम दिया, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड, जिसमें कि नॉर्मल लाइफ में जो आपको ऑटोमेटिकली एक एक्सप्रेशन आता है, इमोशनली आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, इवॉल्व हो जाते हैं, वो मैनुअली कैसे कर सकते हो आप इंस्टेंटली, वो इस मेथड से हो जाता है। कुछ करके दिखा सकते हो आप? मैं बहुत कुछ करके दिखा सकता हूँ, प्लीज एक बार। ओके। फॉर एग्जांपल एक टेम्पलेट में बता देता हूँ आपको कि हम लोग करते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ में कि आपको नंबर की काउंटिंग पे इमोशंस को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 मान लीजिए बेचारगी है, फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन 2 तरीके से होती है। जब आप पावरफुल होते हैं तो आपकी फ्रस्ट्रेशन में एंगर होता है ना,
जब आप वीक होते हैं तो बेचारगी होती है, फ्रस्ट्रेशन दोनों में होता है, लेकिन उसमें एक थिन लाइन डिफरेंस है। फिर सेकंड नंबर पे ले लेते हैं एक्सट्रीम एंगर, मतलब बहुत ज़्यादा एंगर, ठीक है। और थर्ड ले लेते हैं सैडनेस, बिल्कुल अलग। और फोर्थ ले लेते हैं इसके अपोजिट एकदम कॉन्फ्लिक्ट वाला होप। तो बेचारगी हो गया, एक्सट्रीम एंगर, सैड एंड होप। तो इसको अगर 1 2 3 4 पे ही कर सकते हैं हम, हमें जहाँ पे डायलॉग की ज़रूरत ना पड़े, वर्ड्स की ज़रूरत ना पड़े, और किसी बैक स्टोरी को या पुरानी कहानी को भी याद करने की ज़रूरत ना पड़े, आप स्पॉन्टेनियसली उसको कर सकते हो। तो उसके सेंसेस होते हैं। अगर आपकी ऑडियंस करना चाहे तो मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकती है। उसमें जो पॉइंट होते हैं वो होता है पहले आपकी आँखें, मतलब कि वो आँखों में फील होना चाहिए, तो फील होगा तो दिखेगा। एक्टिंग पूरी तरह से अंदर से बाहर की ओर, आप बाहर से एक्सप्रेशन नहीं ला सकते हो, आप फील करोगे, एक्सप्रेशन उसका आउटकम है, वो तो दिखेगा ही दिखेगा, वो तो रिजल्ट है। तो आपको फीलिंग पे काम करना, और मेजरली लोग काम कर रहे हैं एक्सप्रेशन पे, और यहीं पे वो लैग कर रहे हैं। आपको फीलिंग पे काम करना है। अगर आपने फील कर लिया, एक्सप्रेशन तो आएगा ही आएगा, उसको आप रोक ही नहीं सकते हो, और बड़ा कमाल का आएगा, बड़ा नेचुरल आएगा। तो पहला होता है आंखें, क्योंकि वहां से आपके इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं। सेकंड होता है ये चिक्स है, और फिर होती है आपकी नोज, जो डिफरेंट हो जाती है हर इमोशन में। फिर होते हैं आपके लिप्स, ये भी हर इमोशन में डिफरेंट होते हैं। तो 1 2 3 4 एंड फिफ्थ इज योर हार्ट बीट। हर इमोशन के एक्सप्रेशन में आपकी हार्ट बीट चेंज होती है। एंड सिक्स पॉइंट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग से भी चेंज होता है। आपने देखा होगा जब कभी कोई बहुत गुस्से में होता है तो लोग बोलते हैं ना, अरे डीप ब्रीथ कर, क्योंकि ब्रीदिंग उसके पैटर्न को तोड़ देती है। तो ये पूरा जो मेथड है, ये साइंटिफिक मेथड है, ये ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइंस पर बेस्ड है, इसलिए ये सब पे असर कर रहा है और बहुत जल्दी असर कर रहा है। तो जो आपने कहा कि एक डेमो करके देखते, तो मैं आपको एक देना चाहूंगा। हाँ, गुस्सा और एकदम खुशी वाला। अच्छा, गुस्सा एकदम, हाँ। खुशी वाला मतलब लाफ्टर तक, लाफ्टर जो भी या आपको मतलब लगे। होप तक, मतलब नॉर्मल वाला। हाँ। ठीक है, तो गुस्सा और 2 पे करें, ठीक है। तो नंबर 1 2 पे, है ना। तो आपके लिए है नंबर 1, मैं चाहूंगा कमांड आप दे दो। अच्छा, ठीक है? मैं तो कमांड 1 आप सिर्फ 1 1 बोलोगे, ठीक है। तो 1 का मतलब मेरे लिए है एंगर, ठीक है। तो मैं आपके ऑडियंस जान ले कि मैं उसको सब चीज़ों पे लेकर आऊँगा, और मैं फीलिंग से लाऊंगा, मैं बाहर से कुछ भी नहीं करूँगा। जो होगा उसको हमको रोकना नहीं है, और बाहर से करने की कोशिश नहीं करनी है। और फिर आप बोलोगे रेडी फॉर 2 एंड 2, फिर 2 2 ही बोलोगे आप जितनी बार भी रिपीट करना चाहो नंबर में 1 2 1 2 कर सकता हूँ मैं। हाँ, 1 2 में थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड देना ठीक पड़ेगा, है। ताकि वो फोकस जा पाए, बस उतना सा, Start बाकी करें? चलेगा। यस, 1 2 1 2। क्या सोच रहे हो आप ये करने से पहले? कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ कमांड पे हूँ, मैं सिर्फ कमांड पे हूँ। और इस कमांड से आप कहीं भी जा सकते हो। इसको हम लोग इस प्रैक्टिस तक ले जाते हैं कि आप सेल्फ कमांड तक जाओगे। जैसे एंगर है तो आपका चल रहा है 1, यहाँ आएगा पहले आंखों में 1, देखिए अपने आप वाइब्रेशन शुरू हो गया। ये वाइब्रेशन आप पैदा नहीं कर सकते हो जब तक फील नहीं होगा। मैं कमांड दूंगा 3, सैडनेस,
And again, hope. 3. ये है आंसू भी आ गए हैं आपके, राइट ये मतलब यू आर फीलिंग एवरीथिंग। राइट। और मैं कोई बैक स्टोरी याद नहीं कर रहा था जो कि थिएटर में प्रैक्टिस कराई जाती है। हाँ तो ये इसलिए होता है, इसका मैं आपको वो भी बता देता हूँ, साइंटिफिक पहलू भी बता देता हूँ ताकि सबका समझना आसान हो जाए। एक्चुअली क्या है, एक्टिंग को हमेशा बहुत ज़्यादा बड़ा बताया गया। एक्टिंग ऐसा है नहीं, एक्टिंग बहुत नेचुरल है, बहुत नेचुरल है। हम सब एक्टर हैं, आप भी एक्टर हैं, मैं भी एक्टर हूँ, जो भी है सब लोग एक्टर हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे इमोशंस हमारे अंदर ही हैं। हमने किसी को धोखा दिया भी है, धोखा खाया भी है ना। हमने किसी से प्यार किया भी है, किसी ने हमसे भी प्यार किया है। हमने किसी से बदले की भावना रखी है, नफरत रखी है, किसी ने हमसे भी रखी है। तो सारे इमोशंस, बोलते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग ब्लैक या वाइट नहीं होता, वो ग्रे शेडेड होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें फील आपके अंदर हैं और ये होता है ट्रिगर। ये ट्रिगर नॉर्मली लोगों को कैसे होता है, आप किसी एक सिचुएशन में आते हैं और आप अचानक रोने लग जाते हैं। आप किसी एक सिचुएशन में आते हैं, आप खुशी के आंसू आने लगते हैं। और इतने गजब की ये साइंस है, आपको बताऊं धैर्य, आज मज़ा आ रहा आपसे बात करके, क्योंकि मैं भी उस जोनर में जा रहा हूं। तो कि अगर आपके खुशी के आंसू होंगे तो वो ठंडे होंगे बाय टेम्परेचर, और गुस्से और दुख के आंसू गर्म होंगे। वाह, ये मैंने कभी सोचा नहीं है इसके बारे में। इतना फर्क करता है आपका ब्रेन कि ये बंदे की सिचुएशन क्या है, आप कभी भी फील कर लेना। गुस्से और दुख के आंसू गर्म होंगे, उनका टेम्परेचर हॉट होगा, और खुशी के आंसू ठंडे होंगे। गजब की चीज़ भरी हुई है अंदर, बस उसको ट्रिगर करने की ज़रूरत है। और वो पॉइंट इत्तेफाक से ईश्वर ने मुझे दे दिया कि मैं उसको पकड़ पाऊँ और लोगों को सिखा पाऊँ। तो वही कोशिश कर रहा हूँ कि सिखा पाता हूँ। तो इसलिए जितनी भी इसमें एक्सरसाइज हैं, अगर 10 मिनट कोई एक वाइब्रेटो एक्सरसाइज है उसकी प्रैक्टिस करता है तो वॉइस का टेक्सचर चेंज हो जाता है, बेस आ जाता है, वॉइस में क्लियरिटी आ जाती है, वर्ड्स क्लीन होने लग जाते हैं, बहुत कुछ होने लग जाता है। मतलब सारी उसमें एक्सरसाइज ऐसी हैं जो अंदर से बाहर की ओर है। तो मैं फीलिंग पे ज़्यादा काम करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेस्ट तरीका है। दिस इज कम्प्लीटली एन आर्ट, ये पूरा आर्ट फॉर्म है। और एक आर्टिस्ट को सारी चीज़ें फील करनी पड़ती है, वो चीज़ें नेचुरल दिखाने के लिए। अब मैं सोच पा रहा हूँ कि एक थिएटर आर्टिस्ट में और एक्टिंग क्लास में फ़र्क तो होता है। क्या फ़र्क होता है एक्टिंग क्लास में और थिएटर में? बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर पहले नज़रिए में देखें धैर्य हम लोग, तो एक्टिंग है, आप कभी भी करो, कहीं भी करो, एक्टिंग इज सेम थिंग। बट दोनों मॉड्यूल और मीडियम डिफरेंट है। लोग इसको नहीं समझ पाए, इसलिए मुझे बड़े तकलीफ होती है, दुख होता है। हमारे थिएटर के एक्टर बहुत कमाल के एक्टर हैं, बस वो एक चीज़ को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए कि कैमरा एक्टिंग, विजुअल एक्टिंग अलग होती है। जिन्होंने उसको कर लिया, चाहे वो मनोज वाजपेयी हो, इरफान साहब हो, या आशुतोष राणा हो, शाहरुख खान हो, वो आज कैमरे पे परफेक्ट हैं, पंकज त्रिपाठी हो, सब लोग अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसको समझ लिया है। जो लोग नहीं समझ पाए उनके नंबर ज़्यादा हैं, अगर वो थोड़ा सा समझ जाएं आज वो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने वाकई इस आर्ट को अपना समय दिया है। लेकिन यहीं पे गड़बड़ हो जाती है कि थिएटर, मैं बेसिक बताता हूँ, थिएटर, ये मैंने अभी तक कहीं शेयर नहीं किया तो वो अच्छा लगेगा मुझे कि मैं शेयर करूँ। थिएटर जो मीडियम है वो एक्टर का मीडियम है, ओके राइट। मतलब एक बार एक्टर स्टेज पे चला गया तो डायरेक्टर की हालत ऐसी होती है जैसे आपने फुटबॉल मैच में वो कोच देखा है उनका, लेफ्ट दे राइट दे, लेफ्ट दे राइट दे, कोई सुनता नहीं है उसकी, सब अपनी मस्ती में खेलते हैं, राइट। तो डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता, एक्टर अगर स्टेज पे है उसकी जो मर्जी आएगा वो करेगा, डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता। विजुअल मीडियम है डायरेक्टर मीडियम, यहां पे एक्टर है ही नहीं, यहां पे डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्ट करना है। आपको अगर एक 5 लाइन का डायलॉग मिला है तो डायरेक्टर विल डिसाइड कि यार 5वीं लाइन पहले बोल, इधर देख के बोल, कट, अब इसमें ये ला, कट, ये कर, बॉडी लैंग्वेज ऐसी कर, सब कुछ वो डिफाइन कर रहा है आपके लिए और आपको उसको अडेप्ट और इम्प्लीमेंट करना है।
थिएटर एक्टिंग में आप एक पूरे कैरेक्टर की जर्नी को स्टार्ट से एंड तक जीते। विजुअल एक्टिंग में आप हो सकता है क्लाइमैक्स सीन पहले दिन शूट कर रहे हो, तो आपको तो उस कैरेक्टर की पूरी जर्नी का ट्रॉमा लेके जाना पड़ेगा फर्स्ट डे ऑफ शूट, जो थिएटर प्रैक्टिस में है ही नहीं। सबसे बड़ा डिफरेंस, थिएटर में आप एक कैरेक्टर की प्रैक्टिस करते हैं 1 से 1.5 महीना 2 महीना, फिर आप शो करते हैं, राइट। कैमरा एक्टिंग में 15 मिनट 10 मिनट के अंदर आपको डायलॉग मिलता है, आपको कैरेक्टर प्रिपेयर करना और परफॉर्म करना है। कितना बड़ा प्रैक्टिकल डिफरेंस है, बहुत बड़ा। वहां डायलॉग आप याद करते हो कोल्ड रीडिंग में, मतलब पहले डायलॉग याद करते हो, फिर एक्सप्रेशन इमोशन बताए जाते हैं आपको। यहां पे आपको डायलॉग 10 मिनट में याद करना है और परफॉर्म करना है, बिल्कुल डिफरेंट है। थिएटर एक्टर का मेन टूल होता है वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि 2 जेस्चर से वो ऑडियंस को बताता है कि वो क्या फील कर रहा है। कैमरा एक्टिंग में मेन टूल वॉइस एंड आईज, और इसके बीच के सारे कार्यक्रम, बॉडी है ही नहीं, मतलब उतना नहीं है, मेन टूल नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि जब थिएटर एक्टिंग होती है तो ज्यादातर जेस्चर भी मिलते हुए होते हैं। जैसे अगर थिएटर में किसी को बोलना है कि लगता है दूर से कोई आ रहा है, तो आप देखेंगे उन सबके हाथ ऐसे जाएंगे, क्योंकि वो जेस्चर है, ऑडियंस को समझ कि कोई दूर से आ रहा है। लेकिन कैमरा एक्टिंग में मैं ये यूज नहीं कर सकता, भले वो कितनी भी दूर से आ रहा हो। मैं क्या करूंगा, लगता है कोई दूर से इसी दा वाला रहा है, हो गया। एक डायरेक्टर होने के लिए एक अच्छा एक्टर होना बहुत जरूरी है, इसका मतलब। अगर हो तो बहुत कमाल होता है, अगर हो तो बहुत कमाल होता है, और इस बात को मैं साबित कर सकता हूँ। जैसे गुरुदत्त बहुत अच्छे एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी कमाल के निकले। राज कपूर साहब बहुत अच्छे एक्टर थे, डायरेक्टर कमाल के थे। सुभाष घई को लोग डायरेक्टर के रूप में जानते हैं, पर कम लोग जानते हैं कि वो एक्टर भी कमाल के थे। इवन आप अगर ट्रू फैक्ट देखेंगे, राजेश खन्ना ने कॉन्टेस्ट विन किया था, राइट, फिल्म फेयर का। उसमें राजेश खन्ना जीते थे, सबको मालूम है। नहीं जीते थे, वो सेकंड पोजीशन पे थे। फर्स्ट पोजीशन पे सुभाष घई थे, अच्छा, सेकंड पोजीशन पे राजेश खन्ना थे। तो आप सोचो क्या कमाल के एक्टर होंगे। वो कमाल के एक्टर हैं, पर वो राइटर भी अच्छे थे। मुझे लगता है, मैं कभी सोचता हूँ कि काफ़ी करीब हूँ मैं उनके, इस तरह से, क्योंकि मैं भी पहले एक्टर सोचता था, फिर मेरे को धीरे धीरे डिस्कवर हुआ। तो उन्होंने राइटिंग शुरू की, फिर डायरेक्शन शुरू किया। वो एक एक एक्टर को करके बताते हैं कि ऐसा चाहिए। देखिए उनकी फिल्मों में परफॉर्मेंस कैसी होती है, सेम एक्टर की परफॉर्मेंस कहीं और देख लो आप, है ना। यश चोपड़ा साहब एक्टिंग करके बताते थे, ऐसा चाहिए, ये लुक जाएगा। संजय लीला भंसाली आज के टाइम में वो करके बताते हैं। ये सब लोग कमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक्टर और एक्टिंग को समझते हैं। वो अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझ गए कि ये डिलीवर करना है। हाँ, तो वो पोर्ट्रे करा लेते हैं एक्टर से। आप देखिए बेस्ट पोटेंशियल अगर किसी ने निकाला तो जो मैंने नाम लिए हैं उन्होंने ही निकाला है। शक्ति सामंता, राजेश खन्ना को राजेश खन्ना बनाने वाले एक्टर थे। मुझे एक और चीज जाननी है आपसे, एक्टिंग के अंदर सोर्स चलती है कि अगर मुझे किसी फिल्म में जाना है, सीरियल में जाना है, तो यहाँ पे सोर्स काम आती है? हो सकता है आप अगर स्टार किड हैं तो पहला चांस आपको मिल जाए, और उसको मैं बुरा भी नहीं समझता। जिसको नेपोटिज्म बोला जाता है कि इंडस्ट्री में नेपोटिज्म चलता है, इस पे बहुत बड़े बड़े चैनल चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े शोज़ भी होते हैं, और बहुत बार कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होती है। तो पहला चांस मिल सकता है, लेकिन एट लास्ट टैलेंट ही चलता है। और मैं इसको ओपनली बोल सकता हूँ कि अगर ये सच होता तो उदय चोपड़ा सुपरस्टार होते। ऐसा तो नहीं है, कौन सा प्रिविलेज नहीं है उनके पास, सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के मालिक हैं वो, लेकिन नहीं है। क्या एकता कपूर के भाई हैं तुषार कपूर, आज वो बहुत बड़े स्टार होते, सारा प्रोडक्शन उनके पास है? नहीं है। एट लास्ट टैलेंट चलेगा, पहला मौका उनको मिल सकता है, और इसको हमें एक नेगेटिव तौर पे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आउटसाइडर देखते हैं, मैंने कभी नहीं देखा भाई। आज अगर मेरे पिता ने, मेरे माँ बाप ने किसी इंडस्ट्री में अपने 25-50 साल दिए हैं, जो अनुभव कमाया है, वो तो मेरा हक है उनसे लेना। उनने जो नेटवर्क बनाया है, जो पहचान बनाई है, वो मेरा हक है, बीइंग ए सन, बीइंग ए डॉटर, कि आप मुझे दो। इसमें बुराई क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं। और वो भी देना चाहेंगे, माँ बाप होते किस लिए हैं? गाइड करने के लिए, अपने नेटवर्क को इस्तेमाल करने दें, तो वो देते हैं।
और इसमें कोई बुराई नहीं है। हलवाई का बेटा हलवाई की दुकान पे बैठता है, सुनार का बेटा सुनार की दुकान पे बैठता है। अंबानी ने अंबानी के बेटे को दिया, किसी ने उंगली नहीं उठाई कि भाई उसको क्यों दे दिया आपने चेयरमैन की कुर्सी यार, किसी आउटसाइडर को क्यों नहीं दी। कोई बात नहीं करेगा। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर है, उस पर आए थे बात यार। वो माँ बाप की भी इच्छा होगी कि उनका बच्चा जाए, जाने दीजिए, लेकिन लास्ट में वही सस्टेन करेगा जिसके अंदर टैलेंट अप्रोच दोनों होंगे। अप्रोच उनको भी करना पड़ेगा, उनकी स्ट्रगल कई बार ज़्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि उनको गालियां भी बहुत पड़ती है अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। जैसे अभिषेक बच्चन, शाहरुख खान की लड़की सुहाना खान, तो अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उनको क्रिटिसाइज भी बहुत किया जाता है। इसमें एक चीज़ और जोड़ता हूँ मैं, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा जितने भी स्टार किड्स होते हैं पहले वो डायरेक्शन में जाते हैं। उसके पीछे रीज़न है, ये लोग जानबूझ के उनको भेजते हैं कि बेटा तुमने 5 स्टार लाइफ जी है, सेलिब्रिटी लाइफ जी है, अब जरा 11वें 12वें नंबर के असिस्टेंट बन के जियो। ये उनकी औकात को नीचे लाने के लिए, उनके घमंड को तोड़ने के लिए असिस्टेंट बनवाते हैं कि तुम्हें बनना स्टार ही है, बनना एक्टर ही है, लेकिन पहले वहां जाके नीचे की कुर्सी से देखो, पहले काम करो। ये पर्पसफुली होता है ताकि वो समझे इंडस्ट्री को और फिर काम करे। चाहे वो रणबीर कपूर हो, आलिया हो, सबने डायरेक्शन में पहले करा है काम। पर इन दोनों की परफॉर्मेंस में बहुत चेंज आया, खासकर रणबीर कपूर राइट और रणवीर सिंह। ये भले ही एक इनकी फैमिली, पूरा बैकग्राउंड फैमिली फिल्मी से रिलेटेड रहा हो, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है। और जिसके अंदर टैलेंट होता है ना, पब्लिक उसको उठा देती है। और जिसके अंदर नहीं है, चाहे वो अमिताभ बच्चन का बेटा हो या शाहरुख खान का हो, तो वो चलेगा ही नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। बिल्कुल ट्रू कह रहे हैं, सही बात है। पर हम सबके अंदर इमोशन सेम रहते हैं, सबके साथ वो सारी चीज़ें हुई है। बट ऐसा क्या होता है जो इनकी एक्टिंग इनको गिरा देती है? एक्टिंग से ज़्यादा मुझे लगता है कि शायद जो भूख होती है, जो एक आउटसाइडर में होती है, जो एक मिडिल क्लास में होती है, जिसको साबित करने की ललक ज़्यादा होती है। जैसे आज अगर मैं नया एक्टर हूँ या आप नए एक्टर हैं या ऑडियंस में से कोई है, वो जाए उसको संजय लीला भंसाली दिख जाए तो उसको एक क्रेज़ होगा, एक भूख होगी कि मुझे संजय लीला भंसाली से मिलना है। वो एनर्जी वर्क करती है। लेकिन वहीं अभिषेक बच्चन के लिए संजय लीला भंसाली क्या है? कुछ नहीं। तो वो वेव लेंथ का फर्क पड़ता है। वो बोलते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो। अब शिद्दत से चाहने के लिए भूख तो होनी चाहिए। वो शिद्दत आएगी कहां से? वो तब आएगी जब मैं आउटसाइडर हूं कि यार मेरे को तो जाना है, किसी तरह से उसके बाजू में खड़ा होना, उसको प्रूव करना है, एक फोटो चाहिए उसके साथ। हाँ, एक फोटो चाहिए, कुछ भी करना है। तो ये शिद्दत आएगी वहीं से जहां से भूख ज्यादा होगी। और इंडस्ट्री से ज्यादा ट्रांसपेरेंट मैंने कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं देखी। आप कहीं के भी हों, आप आइए, ऑडिशन दीजिए। किसी आउटसाइडर से नहीं बोला जाता कि तुम आउटसाइडर हो, ऑडिशन नहीं दे सकते हो, तुम्हारा रंग ऐसा है, तुम ऑडिशन नहीं दे सकते हो, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तुम ऑडिशन नहीं दे सकते हो। किसी से नहीं बोला जाता, आइए ऑडिशन दीजिए। यहां पे आज सब लोग काम करें, कोई कंपटीशन नहीं है। मेरे हिसाब से, अगर मेरे नजरिए से समझें तो फिल्म इंडस्ट्री में कोई कंपटीशन है ही नहीं और कभी होगा भी नहीं। बिकॉज एक कलाकार ही है जो जहां पे जॉब प्रोफाइल से अलग हो जाता है। जॉब प्रोफाइल में जब आप जाते हैं तो आप किसी की जगह लेते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में बतौर कलाकार आप किसी की जगह नहीं छीनते, आप अपनी जगह बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। नवाज के आने से शाहरुख खान घर में नहीं बैठ गए। मनोज वाजपेयी के आने से पुराने एक्टरों को कोई फर्क नहीं पड़ा। पंकज त्रिपाठी के आने से कोई मनोज वाजपेयी का काम कम नहीं हो गया, या अमिताभ बच्चन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी जगह बना ली, राजकुमार राव ने अपनी जगह बना ली, है ना, विकी कौशल ने अपनी जगह बना ली, सब कर रहे हैं। आयुष्मान खुराना ने अपनी जगह बना ली, कार्तिक आर्यन ने अपनी जगह बना ली। तो सब अपना स्पेस बना लेते हैं और ये इंडस्ट्री अडॉप्ट कर लेती है। मेक सेंस। एक और क्वेश्चन है, ये एक्टर्स का मैंने सुना है और इवन कुछ मैंने देखा भी है, इनका पे आउट बहुत कम होता है। एक होते हैं एक्टर, एक होते हैं स्टार्स। स्टार का पे आउट बहुत अच्छा खासा होता है क्योंकि उनके पास एक नेम टैग है या उनका ब्रांड बड़ा है, इसलिए उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। लेकिन एक एक्टर को कम क्यों मिलता है? स्टार को कितना मिलता है और एक एक्टर को कितना मिलता है, ये जानना मुझे। आपने जो कहा ना कि स्टार एक ब्रांड है ना, और एक्टर तो एक्टर है, तो ब्रांड वैल्यू का हमेशा प्रीमियम तो पे होगा। लेकिन ब्रांड बनने से किसी ने रोका तो नहीं है।
किसी ने आपको नहीं बोला कि आप ब्रांड नहीं बन सकते हैं, आप बन सकते हैं ब्रांड। ये हम ही तय करते हैं कि हमें ब्रांड बनना है कि शाहरुख खान ने शुरू से तय किया था कि उसको ब्रांड बनना है। सबसे पहले उसने खुद पे बिलीव किया और एक दिन सोचा कि मुझे शाहरुख खान बनना है, मुझे किंग खान बनना है। क्या जब वो आए थे तो उनका मजाक नहीं उड़ा था कि अजीब सी शक्लो सूरत है, ऐसा कहीं हीरो होता है क्या, है अजीब सा उछलता कूदता है, हकलाता है। लेकिन उन्होंने तय किया था कि उनको एक दिन शाहरुख खान बनना है, ब्रांड बनना है। तो लोगों ने भी एक दिन उनको मान लिया और आज वो बड़े हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्रांड हैं। तो यहाँ पे जगह सबकी रहती है। हाँ, पे आउट ज़्यादा होता है, जैसे किसी भी ब्रांडेड वस्तु का जो प्राइस टैग होता है वो हाई होता है ना। तो आप कर सकते हो, फर्क बहुत बड़ा फर्क होता है, क्योंकि स्टार अपने बलबूते पे ऑडियंस ला सकता है। तो बिजनेस है वहाँ पे, कमर्शियल है वहाँ पे। अगर वो अपने बलबूते पे ऑडियंस ला सकता है तो उसको उसका प्रीमियम तो मिलेगा। एक्टर अपने बलबूते पे ऑडियंस नहीं ला सकता, वो फिलर है, इसलिए उसको उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। इसमें कहीं भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों में आर्टिस्टिक वैल्यू कम है। आर्टिस्टिक वैल्यू दोनों में है, इंग्रेडिएंट दोनों में है, लेकिन एक ने अपनी ब्रांड इमेज बनाई है और एक ने नहीं बनाई। वो बाई चॉइस बनाई हो या जैसे ही बनाई, ये उसका लुकआउट है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। इस चीज को तो एक्टर को समझना पड़ेगा, इसका मतलब कि उनको अपना ब्रांड भी खुद बनाना पड़ेगा। राइट। और ये ब्रांड बिल्डिंग होगी कैसे? ब्रांड बिल्डिंग ऐसी होगी कि आप जब भी जो काम करें उसमें अपने ब्रांड को आगे रखते जाएं। मतलब कि आपकी वजह से क्राउड पुल होता है, आपके साथ ज़्यादा अच्छे प्रोड्यूसर काम करते हैं, आपके साथ ज़्यादा अच्छी हीरोइंस काम करती हैं, ज़्यादा बड़े एक्टर काम करते हैं, आपकी रीच बहुत ज़्यादा, और वो बहुत तरीक़ों से होता है। आप देखेंगे अगर शाहरुख खान की फिल्में भी फ्लॉप हो जाती हैं, उनकी ब्रांड इमेज पे फ़र्क नहीं पड़ता है। जबकि बाकी एक्टर अगर फ्लॉप हो जाएं तो एकदम से डाउन होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस इमेज को बिल्ड किया हुआ है। और वो बहुत आसान है। अगर आप बोले तो मैं शेयर कर सकता हूँ कि ये हो सकता है, बहुत ईजी है। मैक्सिमम लोग पैसे के पीछे भागते हैं। जितने भी ब्रांड आप देख रहे हैं वो पैसे के पीछे नहीं भागते। एक्टर को मैं आज यहाँ शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल हिडन सीक्रेट है ये। एक्टर को पैसे नहीं देखने चाहिए। एक्टर को सबसे पहले अपना जो टाइम है वो कंज्यूम करना चाहिए कि मेरे पास टाइम ना बचे, वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। अगर 30 डेज में से वो 25 डेज काम कर रहा है, जो भी काम मिल रहा कर रहा है, अब उसके बाद जो अगला काम आएगा ना वो रेट हाइक करेगा उसकी। दूसरा, मार्केट में एक फैले की बात, ये रोज काम कर रहा है, ये सबके साथ काम कर रहा है, उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। लोग गलती क्या करते हैं, छोटा काम मिलने लग जाता है, उसके बाद वो प्राइस की डिमांड करने लगते हैं। एक दिन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मैं आज भी देखता हूँ, यश चोपड़ा ने क्या बात कही थी, जो इंटरव्यू हुआ था एक, उन्होंने कहा शाहरुख ने आज तक मुझसे पैसे की बात नहीं करी। आप सोच के देखिए, वो बड़े लेवल का स्टार, वो पैसे की बात नहीं कर रहा है। तो इससे हमें सीखना चाहिए। और आज जो छोटे एक्टर थोड़ा बहुत काम करने लगे, सबसे पहले पैसे की बात करते हैं। मैं जानता हूं कई लोग पैसे की वजह से काम छोड़ देते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, यार क्या कर रहे हो तुम, अपने 30 दिन में से पहले 25 दिन तो बिजी करो। वो बिजी हो जाएंगे, पैसा अपने आप बढ़ेगा। ये इंडस्ट्री में पैसा अपने आप बढ़ता है। आपके पास टाइम कम होता जाएगा, पैसा बढ़ता जाएगा। आज क्या आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, टाइम को कंज्यूम करो, खत्म कर दो उसको, झोंक दो इंडस्ट्री में, पैसा अपने आप बढ़ेगा, ब्रांड वैल्यू अपना। क्या यार उसके पास बहुत काम है, उसकी डेट लेनी पड़ेगी, अरे यार ऐसा करो उसको 3 साल के लिए साइन कर लो। क्लियर हो रहा है? तो ये चीजें हैं बस, और कुछ नहीं है, नजरिए का फर्क है। और मैंने ये चीज अपने बिजनेस से, अगर मैं अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से देखूं, वी आर कोचेस एज वेल। सो एलेक्स होमोजी एक बड़े हैं यूट्यूब पे। सो बोलते हैं कि अगर आप कोई भी काम बहुत ज़्यादा फ्री में कर लेते हो तो आपको बहुत चप्पड़ फाड़ के मिलेगा। और फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी काम को 10 साल कर लूँगा तो उससे ज़्यादा एक्सपर्टीज शायद किसी में नहीं होगी। अगर मैं वो फ्री में भी कर रहा हूँ तो लोग देख के मेरे पास आएंगे कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए। तो कुछ गलत नहीं है फ्री में काम करना भी, क्योंकि उससे आपका ही एक्सपर्टीज होता है, नाम होता है। राइट। मेन चीज़, अगर एक बार आपका नाम हो गया तो पैसा तो पीछे पीछे आपके भागेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और इस बात ने ना एक स्टोरी से टच किया, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा रहेगा वो शेयर करना यहाँ पे। मैं भोपाल में, जैसा मैंने बताया, मैं काम करता था, तो मैं सारी फील्ड्स में काम करता था। मुंबई जब मैं शिफ्ट हुआ तो मैंने हर डिपार्टमेंट में काम किया। तो एक बार अपने एक राइटर पार्टनर के साथ मैं बैठा था, तो उनके पास किसी का फ़ोन आया, उन्होंने बोला यार पैसे बहुत कम है, मैं नहीं कर रहा काम। अब मेरी तो उसी टाइम पे बत्ती जल जाती है, यार इसने मना कर दिया काम का, और मेरा शुरू से था काम करना है।
मैंने बोला यार मनीष क्या, किसको मना किया? बोले यार ऐड एजेंसी वाला है, पैसे बहुत कम देता है यार। तो मैंने बोला अगर तू नहीं कर रहा तो मुझे दे दे भाई काम, मैं कर लूँगा। बोले कर लेगा? तो मैं हाँ कर लूँगा। बोले मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं कम पैसे में करूँगा, मेरा मार्केट ख़राब होगा। मैं ठीक है भाई, मैं तेरा नाम नहीं लूँगा। मतलब उसने सीधे बोला कि मेरे को पार्टनर मत रखना उसमें, तेरे को अकेले करना पड़ेगा। मैं ठीक है करेंगे, देखेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी काम को हाँ आपने कर दी, इसमें डरना नहीं चाहिए। क्योंकि ना तो आप घर से लेके चले हो, काम बिगड़ेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, पहले भी कौन सा बन गया था। होगी तो हाँ ही होगी, मिलेगी तो हाँ ही मिलेगी, ना तो घर से लेके चले। तो मेरे को उससे डर नहीं लगता था कि कोई ना कर देगा। तो मैंने उनको एजेंसी को फ़ोन किया, उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाओ। उन्होंने स्टूडियो बुलाया, मेरे को प्रोडक्ट दिखाया। एक मेरे को याद है आज भी, एक फिनाइल था, एक डिटर्जेंट बार था और एक और प्रोडक्ट था। तो उन्होंने बोला ये 3 प्रोडक्ट हैं और इसके आप ऑप्शन लिख दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है शाम तक का वक्त दीजिए। मैं गया और मैंने 3 ऑप्शन रेडी किए, तीनों ऐड के, और शाम को पहुंच के उनको मैंने सुनाए। अब जब सुनाए तो उन्होंने बोला यार अच्छे लग रहे हैं ये तो तीनों। तो उन्होंने मुझे प्रपोजल दी कि वीरेंद्र आप ना नरेशन बहुत अच्छा करते हो, सुनाते बहुत अच्छा हो, तो कल क्लाइंट मीटिंग में आप चलोगे क्या? तो मेरा आगे मिलेगी तो हाँ मिलेगी, मौका मिल रहा है। मैं बोला हाँ बिल्कुल। बोले संभाल लोगे? मैं बोला हाँ सर, आप लोग तो हैं ही साथ में, करते हैं। मैं दूसरे दिन गोरेगांव में रहता था, दादर पहुंचा बस से, और पहली बार मैंने देखा वो जो एक कॉन्फ्रेंस टेबल मैंने देखी थी फिल्मों में अक्सर, वो 12 लोग बैठे हुए हैं, टाइट वाले और कोट वाले, एकदम जो मुस्कुराते भी नहीं है, ऐसा लगता है गड़बड़ हो जाएगी। और वहाँ बैठा दिया। मैं उम्र भी कम थी और मैंने कभी ऐसे क्लाइंट्स को देखा नहीं था, तो मैं अंदर से बहुत घबराया हुआ था, बहुत डरा हुआ था कि यार गलती तो नहीं कर दी। क्योंकि मैं अभी तक लालाओं से मिला था कि भाई ये इसकी साड़ी की दुकान है, इसकी टीवी की दुकान है, उन लोगों से मैंने डील किया था। ये तो मैं पहली बार ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा था। फिर उन्होंने, एजेंसी वाले ने बोला, संदीप ने, कि वीरेंद्र सुना दो। तो मैंने अपने स्ट्रेटेजी से उनको सुनाया, ऐसी टेबल वेबल बजा के, और एक जिंगल था वो सुनाया और बाकी सुनाया। तो उसमें से मेरे तीनों में से, ऑप्शन में से एक सेलेक्ट हो गया। अब जब सेलेक्ट हो गया तो उन्होंने, संदीप ने बोला कि वीरेंद्र आप नीचे आओ, हम लोग को तो टाइम लगेगा बजटिंग वगैरह में। मैं नीचे गया तो उसने चेक पे लिखना शुरू किया, मुझे आज भी याद है और बड़ा अच्छा एहसास होता है। नाम की स्पेलिंग पूछी मेरी, तब चेक चलते थे, अब ये तो ट्रांसफ़र हो गया ना। मैं बात कर रहा हूँ 2001 एंड की। तो उसने चेक लिखा, स्पेलिंग वगैरह पूछ के, वीरेंद्र इसी नाम से अकाउंट है? मैं इसी नाम से अकाउंट है। फिर उसने जब लिखना शुरू किया 15,000 रुपीज़, मैंने लगा 1500 लिखेगा, 150 लिखेगा, 15,000 लिख दी उसने। मैंने बोला यार ये तो ज़्यादा हो गया कुछ, क्योंकि मेरे को नहीं मानता कि इतने पैसे भी मिलते हैं। तो उसने बोला ये आपका है और इतने ही मैं आपको शूट के बाद दूंगा। बाप रे। तो 30,000 रुपीज़ इन 2001 आपको सिर्फ एक 3 ऐड लिखने से मिले हैं, तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मतलब मैं जानता हूं कि चेक मैंने जेब में रखा, उसके बाद मेरी चाल बदल चुकी थी। गया था मैं बस से, उतरा तो सीधे टैक्सी रोकी, और टैक्सी में बढ़िया एकदम शहंशाहों की तरह बैठा, और वो बीच वाली जब हवा लगी और दिमाग ऊपर गया, और मैंने भोपाल के अपने सारे डायरेक्टर्स को खूब गालियां बकी। मैंने, तुमने साले टैलेंट की कदर नहीं की। 250 रुपये देते थे मुझे एक ऐड लिखने के, टैलेंट की कदर तो मुंबई में है। ये देखो 15,000 का चेक मिला है, हाथ में है, 30,000 रुपये मिल रहे हैं, 10,000 रुपये एक ऐड के, तुम देते थे मुझे 200, 250, 300 रुपये देते थे। बहुत एक्सप्लॉइट किया। और मैं जोड़ने लग गया 2,000 इंटू कितना नुकसान हुआ मेरे को टोटल इतने सालों में। यार बहुत नुकसान हो गया, तो करोड़ों का नुकसान हो गया। तो अब वो 5-10 मिनट चलता रहा पूरा जहन में, और एकदम से ब्लैकआउट हुआ, झटका लगा। मैंने नहीं यार वीरेंद्र गलत सोच रहा है, वो नहीं होता तो ये नहीं होता। अगर वो 250-300 के ऐड लिख के एक्सपर्टीज नहीं आती, क्लाइंट को कैसे डील करना है, क्या सुनाना है, क्या नहीं सुनाना है, किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ पे फोकस नहीं करना है, प्रोडक्ट को एक गाने में या कॉन्सेप्ट में कैसे पिरोना है, तो मैं ये कैसे कर पाता। एकदम हिल गया मैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने यार मैं क्या कर रहा था, क्या सोच रहा था। और फिर मैंने सबको फ़ोन लगाया और सबको दिल से थैंक यू बोला कि यार मज़ा आ गया। पे ऑफ अबू का। लेकिन अगर तुम लोग मौका नहीं देते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता।
क्रेजी। तो ऐसा होता है कई बार, आपको समझ में नहीं आता कि जब आप काम कर रहे हो, जो आपने कहा कि फ्री में काम करना चाहिए, उसने कब कितनी बड़ी वैल्यू ऐड कर दी आपको पता नहीं क्यों। और वहीं से शायद वो अकल भी आई कि यार अपने आप को कंज्यूम करो, काम करते रहो, काम मत रुको। इस चीज को यूट्यूबर बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आपकी लाइफ भी यूट्यूब से बदली, मेरी लाइफ भी यूट्यूब से बदली। लाइफ में जितने भी अप एंड डाउन आता है यूट्यूब संभाल लेता है। यूट्यूब का बहुत फायदा है। यूट्यूब आने से एक्टर्स की लाइफ में फायदा आया, नुकसान आया, या क्या चीज हुई? बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। आप देखिए, जब भी आप भी फिल्म देख के निकले होंगे, ऑडियंस भी देख के निकलती है, हम भी देख के निकले। जब हम फिल्म देख के निकलते हैं थिएटर से बाहर, तो हर लड़का हीरो होता है, हर लड़की हीरोइन होती है आधे घंटे तक। वो उस इल्यूजन में होता है कि मैं ही था हीरो, मैं ही थी हीरोइन। ये इतना असर करता है सिनेमा हमारे ऊपर। लेकिन उनको ना एक्सप्रेस करने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन टिकटॉक ने, रील्स ने, शॉर्ट्स ने, यूट्यूब ने वो मौके दे दिए, उनके मोबाइल से दे दिए, सस्ते महंगे मोबाइल से होने लगे। तो एक इंसान की, अगर मैं एक्टर को भी छोड़ दूं ना, इंसान की सिर्फ पहली जरूरत है उसका एक्सप्रेसिव होना, उसका एक्सप्रेशन देना। वो इन चीजों ने, डिजिटल माध्यम ने पूरा किया है। वो एक्सप्रेस कर पाया, और आप देखिए क्या कमाल के टैलेंट निकल के आए, क्या क्या लोगों ने कर डाला। और उनके फैंस भी बने, उनके फॉलोअर्स भी बढ़े। इसका मतलब कि वही, अगेन मैं बोलूंगा, जगह देखी सबके लिए बननी शुरू हो गई, डिजिटल पे अलग बनने लग गई, और लोग उनको भी देख के खुश होने लगे। तो वहां से मौके बहुत बड़े हैं। मतलब एक एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी तो मिला, और फेम, नेम और पैसा तो खैर है ही उसमें, लेकिन वो तो मिला। दो चीजें इससे बहुत तगड़ी हुई। हाँ, एक बिल्कुल ही नई इंडस्ट्री बन गई जी, और दूसरा यहां पे उनका ब्रांड भी बिल्ड होने लग गया, और वो व्यूज भी अच्छे खासे खींचने लगे अपनी साइड। व्यूज तो खींच ही रहे हैं वो। ट्रू। और मैं देखा कि जो लोग टिकटॉक पे थे, जो डांस कर रहे थे, एक्टिंग वाला काम कर रहे थे, उनके इतने फॉलोअर्स है, शायद किसी एक्टर को इतना पे नहीं मिलता होगा जितना वो सोशल मीडिया से कमा लेते होंगे। राइट। फैन फॉलोइंग ज्यादा है, पे आउट ज्यादा है, हर चीज उनकी ज्यादा है। तो फायदा तो जरूर दिया, फायदा तो बहुत मिलता है। बस इसमें अगर उनको जो फैन बेस मिलता है, जो पॉपुलैरिटी मिलती है, मैं बस इसमें ये चाहता हूँ, क्योंकि ये देखा होगा हमने कि इन्फ्लुएंसर का जो करियर ग्राफ होता है थोड़ा छोटा होता है। कोई नया आता है तो कहीं ना कहीं, मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि प्लीज़, जब आप पॉपुलर हो रहे हैं, अपनी स्किल्स को और इन्हांस कीजिए और ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि आपको पॉपुलैरिटी मिल चुकी है। इसको अगर आपको आगे लेके जाना है तो अपनी स्किल को और डेवलप कीजिए, क्योंकि लोग आपसे नया चाहेंगे, नया एक्सपेक्ट करेंगे। और जब जब जो इसने ये नहीं किया है, वो फिर धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ गया है। अगर आज से 7-8 साल पहले जो इन्फ्लुएंसर थे, जो परफॉर्मर थे, आप देखेंगे तो आप वो नहीं दिखेंगे आपको। और उसका रीज़न ये, एक ट्रू एग्जाम्पल है, नाम मुझे लेना पड़ेगा लेकिन मैं पॉजिटिवली नाम दूंगा। मैं जब यूट्यूब शुरू किया तो मेरे को एक दिन एक बंदे का फ़ोन आया कि आपके इंटरव्यू में मिस्टर फैजू आना चाहते हैं। तो मैं नहीं जानता था, मैं रियली बता रहा हूँ, मैं टिकटॉक नहीं जानता था तब तक। तो मैंने लगा क्या है ये टिकटॉक? अरे बोले वो सर, वो तो टिकटॉक किंग है। मैंने ये क्या होता है टिकटॉक किंग? भाई मुझे नहीं मालूम। अरे बोले आप जानते नहीं हो, कैसे आप मीडिया में काम कर रहे हो? वो तो स्टार से बड़ी वैल्यू रखता है, भीड़ लग जाती है। मैंने बोला अच्छा यार, मैं ठीक है, मुझे समय दो। मैंने अपने स्टाफ से पूछा, अरे बोले सर वो तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है। मैंने अरे ये क्या था, मैं ही बेकार आदमी था, मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है बाहर, मैं अपने काम में उलझा था। फिर मेरे को दिखाया स्टाफ ने कि ये भाई ये किंग है और बहुत बड़ा है, और 2 मिलियन उस टाइम उसके फॉलोअर थे। तो मैंने बोला फिर तो मेरे लिए भी नया सीखने का मौका है, नई चीज़ जानने का। तो मैंने बोला ठीक है, मैं इंटरव्यू करता हूँ। मैंने इंटरव्यू किया और बहुत ही अच्छा लगा। फैजू था और बहुत अच्छे से उसने शालीनता से सारी चीज़ें रखी। और फिर हम लोग के बीच में कुछ प्लानिंग भी हुई और बोले वेब सीरीज़ वगैरह करना। तब तक ये सब हुआ नहीं था, वो इतना फेम नहीं आया था उसके बाद। तो मैंने ठीक है करते हैं, लेकिन मैंने बोला यार फैजू आपकी ना एक्टिंग में थोड़ी सी, क्योंकि डब मैश करना, डबिंग करना एक अलग बात है, खुद जीना उसको अलग बात है, मेरा थोड़ा सा इस पर काम करना पड़ेगा। तो लड़का एग्री भी किया, बहुत अच्छा था कि नहीं वीरेंद्र जी आप सही कह रहे हो, मैं उस पर काम करूँगा। लेकिन हुआ ये कि कुछ ही दिनों में उसकी पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गई और उसका ध्यान इस तरफ से चला गया। मुझे ऐसा लगता है फैजू में वो सारे गुण
थे हैं कि वो एक स्टारडम तक जा सकता है, मतलब जो है उससे भी ऊपर जा सकता है बहुत, क्योंकि लुक है, पर्सनालिटी है, कॉन्फिडेंस है। अगर वो थोड़ी सी स्किल पे काम कर लेता तो आप देखिए एकता कपूर की फिल्म मिली उसको, बड़े बड़े शोज मिले उसको, बहुत ऊपर जा सकता था वो लड़का अगर थोड़ा सा स्किल पे काम होता। तो मैं इस एग्जाम्पल से मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि बाकी इन्फ्लुएंसर भी जितने हैं वो थोड़ा सा स्किल को अपना और अपग्रेड करें, थोड़ा और काम करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। ये चीज़ आपकी इस चीज़ से मुझे एक चीज़ याद आई। हम बिजनेसमैन हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हम केस स्टडी कर रहे थे, कौन सोशल मीडिया से कितना पैसा बना लेता है, क्या क्या सारी चीज़ें कर लेता है। मेरी एक बहुत पहले असिस्टेंट थी, समृद्धि नाम था उसका। उसने मेरे से बोला कि सर जन्नत के ऊपर केस स्टडी बनाओ। मैंने कहा कौन है जन्नत? क्योंकि हम तो बिजनेसमैन को देख रहे थे, जैसे साहिल खान ने इतना बड़ा बिजनेस बनाया और भी XYZ। कौन है? मुझे फालतू के लोग नहीं चाहिए, टिकटॉक वाले। जब हमने केस स्टडी प्रिपेयर करी, वो मेरे पास ले गई, ये इतना इसका रीच है, इतना एक्टर्स का भी नहीं होता। मैंने कहा व्हाट द फक, मतलब ये एक्चुअल में सोशल मीडिया ने बहुत चेंज किया। बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो यूट्यूब ने, सोशल मीडिया ने सारे क्रिएटिव्स को बहुत फ़ायदा पहुंचाया, और मैं कहूँगा कि शायद एक उम्मीद बांधी बहुत सारे आर्टिस्टों में कि वो भी कुछ कर सकते हैं। आज कितनी घर की हाउसवाइफ्स हैं जो एक्सप्रेस करने लगी हैं, बच्चे करने लगे, कई तो ऐसी हैं जो फैमिली कर रही हैं। तो मुझे लगता है इधर उधर की बातें करने से, दूसरे के टीवी शो देखने से तो बेहतर है कि वो अपना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। तो वो अच्छा ही हो रहा है कहीं ना कहीं। एक और वो है, क्या कहते हैं, यूट्यूबर सौरभ जोशी करके, राइट। उसके छोटा सा बच्चा 20 मिलियन सब्सक्राइबर है उसके। राइट। और वो बस सुबह से शाम तक जो भी एक्टिविटी करता है उसको रिकॉर्ड करता है और वो रिकॉर्ड करके डालता है। अभी उसके फादर शायद पेंट वगैरह का काम करते थे जब वो हरियाणा में रहता था, मैंने उसके ब्लॉग काफी देखे हैं। वो करता था, आज वो 4-5 गाड़ियां लेके घूम रहा है। और वो चीज थी कंसिस्टेंसी ऑन यूट्यूब, और लोगों को वो चीज बहुत पसंद आई, उसका नेचर बहुत पसंद आया, जिस तरीके से सादगी से वो चीजें कर रहा है। तो सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा किक है, बहुत बड़ा। सोशल मीडिया के बाद चलते हैं अब OTT के ऊपर। राइट। OTT प्लेटफॉर्म ने क्या चेंज लेके आया, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और OTT पे लोग कैसे पहुंच सकते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया, ये सारी चीजें। OTT भी एक एक्सटेंशन है, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो हमेशा ग्रो करेगी, है ना। क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, एंटरटेनमेंट तो चाहिए, मीडिया तो चाहिए, कलाकार तो चाहिए ही चाहिए। चाहे दिल लगेगा तो गाना सुनोगे और दिल टूटेगा तो भी गाना ही सुनोगे, तो मतलब आपको कहीं ना कहीं आर्टिस्ट तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो का। तो OTT आया, लॉकडाउन से पहले आ चुका था, लेकिन लॉकडाउन में क्योंकि लोग घर में थे तो ज़्यादा बूम मिला उसको, तो उसके लिए फ़ायदा हुआ। मतलब जब सारे बिजनेसेस लॉकडाउन में डिक्लाइन पे जा रहे थे, तब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री 48% से ग्रो कर रही थी, क्योंकि आदमी सुखी होगा तो एंटरटेनमेंट चाहिए, दुखी होगा तो एंटरटेनमेंट चाहिए। तो OTT एक एक्सटेंशन आया, और OTT ने एक दोनों लोगों को फ़ायदा दिया, ऑडियंस को भी फ़ायदा दिया। एक तो चुनने की आज़ादी दी, क्योंकि अभी तक उसके बाद लिमिटेशन की, फिल्म वाले जो दिखाएंगे वो देखना है, टीवी वाले जो दिखाएंगे वो देखना है, और देखते देखते उसको अच्छा लगने लगता था क्योंकि ऑप्शन नहीं था। लेकिन OTT ने आके बताया नहीं यार, कॉन्सेप्ट कुछ और भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं है उनकी सिनेमा घर की, वो ब्लैकमेलिंग नहीं है, या टीवी चैनल की ब्लैकमेलिंग नहीं कि ये कंटेंट नहीं चलेगा। उन्होंने तो दे दिया और डायरेक्ट ऑडियंस उनको मिलनी शुरू हो गई। इधर पे क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया कि हम अब कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, जो कि वो वहाँ पे नहीं बना सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आश्रम सीरीज आई थी प्रकाश झा की। अगर आश्रम सीरीज एक फिल्म होती, उसको रिलीज होने में हालत खराब हो जाती, लेकिन क्योंकि वो वेब सीरीज थी, वो रिलीज हो सकती थी, और लोगों के पास वो बाबाओं का वो नज़रिया पहुंच सकता था। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो दोनों फ़ायदे मिले हैं एक क्रिएटिविटी के। आज पंचायत में जो गांव देखने को मिल रहा है, अगर मैं उसको लेकर एक फिल्म बना दूं, मेरी फिल्म थिएटर वाला लगाएगा नहीं, लेकिन मुझे ऑडियंस मिल रही है अब डायरेक्ट। मैं अगर जितेंद्र को लेकर मेन लीड में एक फिल्म बनाऊं और सोचूं कि थिएटर वाला रिलीज कर देगा, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आज वो OTT का बड़ा स्टार है। तो दोनों तरफों से बहुत फायदा हुआ है OTT से। दोनों को एक तरह से एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ कंटेंट मिला है, ऑडियंस को भी और मेकर्स को भी। इसलिए तो ग्रो करेगा, बहुत ग्रो करेगा, 100% ग्रो करेगा, इसको नहीं रोक सकते आप। राठौर जी, अभी तक तो हमने एक पॉजिटिव साइड के बारे में डिस्कस करा है। राइट। इंडस्ट्री के पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं।
एंड आई वांट यू टू बी लाइक वेरी ऑनेस्ट। हाँ ठीक है, ठीक है। बॉलीवुड में की एक डार्क साइड भी है, बहुत खतरनाक साइड है, और वो उसके बारे में मुझे जानना है आपसे। डार्क साइड इन द सेंस गैंगस्टर भी है, ड्रग्स भी चलता है, सारी चीजें चलती है। सबसे बड़ी चीज जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है, बहुत खतरनाक सीन है, उसके पीछे आज तक लोग ढूंढ ही रहे हैं कि क्या था, किसी को नहीं मिला। सुशांत सिंह राजपूत, राइट। पॉलिटिशियंस ने दबाया उनका केस, सबूत गायब हुए, क्या चीज हुई, क्या था, किसी को नहीं पता है, बस डिबेट हो जा रहा है। राइट। रियलिटी क्या है? डार्क साइड ऑफ द बॉलीवुड, ये एक ऐसा टाइटल और टैगलाइन है, या मेरे ख्याल से कीवर्ड भी हो गया होगा अब तक तो, कि इसके पीछे कुछ भी लगा दो सब चलता है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से सॉफ्ट टारगेटेड रही है, किसके घर में क्या हो रहा है सब जानना चाहते हैं। ये सबकी क्यूरियोसिटी होती है कि वो स्टार एयरपोर्ट पे क्या कर रहा है, वो उसके घर पे क्या कर रहा है, किसने किसको पार्टी पे बुलाया, किसने किसी के साथ बदतमीजी करी, किसके साथ अच्छा बिहेव किया, सब जानना चाहते हैं कि यार ये स्टार कैसे बिहेव करते हैं। हमें दूसरों के घर में घुसने की एक वो होता है, और स्टार कैसा करते हैं तो अलग भी होता है। अकेली इंडस्ट्री जिसका ना गॉसिप भी बिकता है, और किसी इंडस्ट्री का गॉसिप बिकता है क्या? और जम के बिकता है। तो मैं तो ये मानता हूं कि इंडस्ट्री में पोटेंशियल इतना है कि इसका गॉसिप भी बिकता है, अच्छे खासे लेवल पे बिकता है। तो वो साइड तो है। अब ये आता है कि यार डार्क साइड में पहला है गैंगस्टर, जो आपने बोला बिल्कुल सही। 80s और 90s में इससे इंडस्ट्री गुजरी है, और वो बहुत बुरे दिन थे इंडस्ट्री के, सच में बहुत बुरे दिन थे। तब आप देखेंगे तो फिल्में भी अच्छी नहीं बन पा रही थी, कुछ नहीं। लेकिन फिर कानून अपना काम करता है और जुडिशरी अपना काम करती है, धीरे धीरे वो खत्म हो गया। और आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं है वैसा कुछ भी। उस टाइम के अगर आप मेकर्स भी देखोगे तो अब वो मेकर्स भी नहीं मिलेंगे आपको, है ना। तो वो सब तो सॉर्ट आउट हो गया। वो एक दौर था, वो सच है, वो दौर था। राकेश रोशन जी को गोली लगी, गुलशन कुमार जी मारे गए, बहुत सारा कुछ हुआ उस टाइम पे, है ना। लेकिन अब नहीं है वैसा कुछ, अब ओपन इंडस्ट्री है। दूसरा आता है कि ड्रग्स को मैं इंडस्ट्री की बीमारी नहीं, ये पूरे ही यूथ की बीमारी है, हर जगह है ये। और क्योंकि इंडस्ट्री में पार्टीज ज़्यादा होती हैं और ऐसा समझा जाता है कि लेट नाइट सब लोग यही करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जितने भी जेन्युइन रेगुलर आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं, वो कोई पार्टी नहीं करते, कोई ज़्यादा इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो बहुत कम लोगों को मालूम है। हाँ, कोई पैकअप पार्टी हुई, कोई सक्सेस पार्टी हुई, वो ठीक है, वो तो हर कोई सेलिब्रेट करता है। बट ऐसा नहीं कि रोज रात को पार्टी होती रहती है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो वो सिर्फ लोगों के माइंडसेट है और वैसा बनाया गया है। पार्टीज कहाँ होती हैं? जो नए प्रोड्यूसर्स जाते हैं, जो ग्लैमर के चक्कर में इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि वो भी सुन के वही क्या कहें, पार्टीज, ड्रग्स, अल्कोहल, लड़कियाँ, ये सब सोच के गए तो उसी को वो सच मान लेते हैं और उसी की तरह की गैदरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो रेगुलर जेन्युइन लोग हैं, जो इंडस्ट्री में सालों साल से काम कर रहे हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होते। ड्रग्स रियली एक इशू है, लेकिन वो पूरे यंगस्टर का है और वो पूरी सोसाइटी का है। उसमें बॉलीवुड को अलग से खड़ा कर देना गलत होगा कि सिर्फ बॉलीवुड में ही होता है, ऐसा नहीं है। ये तो पूरे नेशन की प्रॉब्लम है। और नेशन क्या, जिसको आप सबसे बड़ी कंट्री मानते हैं अमेरिका, उसकी भी प्रॉब्लम है। ये हर जगह प्रॉब्लम है और उससे तो अलग तरह से नहीं पड़ा। उसमें बॉलीवुड को अलग करके देखना ठीक नहीं होगा। अब आते हैं कि जो ये हो जाता है, आपने थर्ड कहा कि सुशांत सिंह राजपूत, ये बहुत ही पेनफुल है इंडस्ट्री के लिए भी, और उससे भी ज़्यादा पेनफुल है जिस तरह से इसको दिखाया गया। एक तो एक व्यक्ति चला गया, एक अच्छा कलाकार चला गया, एक्सीडेंटल है, क्या हुआ कैसे हुआ ये आज तक किसी को नहीं मालूम। लेकिन उस टाइम सारे लोग जज बने बैठे थे, सब बता रहे थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर आप मेरे को अलाउ करें तो मैं फैक्ट सामने रखूंगा। बिल्कुल, मैं वही चाहता हूँ, क्योंकि आप इंडस्ट्री के अंदर हो, आपको आइडिया होगा कि क्या हुआ है। राइट। पहले बात करते हैं कि भाई बोला गया कि नेपोटिज्म के चलते, ग्रुपिज्म के चलते उनको बाहर किया गया। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये पूरी तरह से गलत है। मुझे मालूम है इस मामले में हो सकता है मुझे गालियाँ भी पड़ें, लेकिन अगर गालियाँ देना भी चाहते हैं तो पहले मेरा पूरा कन्वर्सेशन सुन लीजिएगा, उसके बाद गालियाँ देंगे, मुझे कोई वो नहीं, दिक्कत नहीं। यश चोपड़ा ने उनको साइन किया था 3 फिल्म्स के लिए, राइट।
2 फिल्में रिलीज हुई, व्योमकेश बख्शी, शुद्ध देसी रोमांस। मैक्सिमम लोगों ने नहीं देखी। अब अगर नहीं देखी, वो फिल्में नहीं चली, तो ये प्रोड्यूसर का राइट है कि वो तीसरी फिल्म कब बनाए ना बनाए बंद कर दे, है कि नहीं है राइट? बिल्कुल, क्योंकि उसका बिजनेस है क्या। तब भी तो यही ऑडियंस थी, इसने क्यों नहीं देखी जाके सुशांत सिंह की फिल्म? और जब वो सब चल रहा था तब उनका वो करियर डाउनफॉल पे आया, क्योंकि संजय लीला भंसाली भी उनको देख रहे थे और वो कास्ट करना चाहते थे, वो नहीं हो पाया इन सब कमर्शियल एंगल्स की वजह से, तो वो और डाउन होती चली गई चीज़ें। लेकिन एक ये बोलना कि नेपोटिज्म के चलते हुआ आउटसाइडर, तो सुशांत सिंह राजपूत तो थे ही आउटसाइडर। बहुत कम लोग जानते हैं कि एकता कपूर चैनल से लड़ी थी सुशांत सिंह राजपूत के लिए जब पहली सीरियल में चांस दिया था, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत उनकी चॉइस नहीं थे चैनल की। लेकिन एकता कपूर ने बोला ये लड़का कमाल करेगा, इसकी सादगी, इसकी स्माइल ऑडियंस को खींचेगी। और एकता कपूर जिनका ऊपर ये इल्ज़ाम लगे या बाकी, उन्होंने उसको रिकमेंड किया था और इतना बड़ा करियर बना। और फिर उस लड़के ने भी मेहनत की, बहुत कुछ किया और साबित किया अपने आप को। लेकिन एक इंसिडेंट हो गया, और यहाँ पर मुझे लगता है जो हम और आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं धैर्य, एक मेंटर की जो ज़रूरत होती है, जो जगह होती है ना, शायद अगर वो बॉलीवुड में आ जाए ना और लोग उसकी वैल्यू समझने लग जाएं, तो ऐसी घटनाएं कम होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आपके आसपास के दोस्त ऐसे टाइम क्या होता है, नेगेटिव बात ही करते हैं। सही बात है, करण जौहर ने ऐसा कर दिया, यश चोपड़ा ने ऐसा कर दिया। घर वाले भी बोलते हैं बेटा अब तू क्या कर सकता है, तूने तो मेहनत करी। क्योंकि हम सब ना उसको पॉजिटिवली टैकल करने लगते हैं और कोई उसको ये नहीं बताता कि तुझे अब क्या करना है। वो बेचारा अकेला हो जाता है और फिर वो इस हादसे होने शुरू हो जाते हैं और फिर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वो वजह थी, वो वजह नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें थी। क्योंकि अब केस जुडिशरी में है तो अभी कुछ भी कहना गलत होगा, लेकिन ये फैक्ट है, इस ऑडियंस ने भी उनको नहीं देखा था, तो प्रोड्यूसर डिनाई कर सकता है। और ये जो फिल्म लास्ट उनकी रिलीज हुई, ये भी 2-3 साल से बन के पड़ी हुई थी, रिलीज नहीं हो रही थी। तो वही मार्केट वैल्यू ब्रांड, है ना। बाद में सबके इमोशंस जागे, क्योंकि हम इंडियन है ना, तो जब कोई चला जाता है तो हमारे इमोशंस ज़्यादा आते हैं। लेकिन अगर वही फिल्में चल जाती तो बात बिल्कुल अलग होती। सुशांत के जितने जीते हुए फॉलोअर्स नहीं थे, उनके मरने के बाद उनके फॉलोअर्स बढ़े। राइट। तो डेफिनेटली इंडिया की जो ऑडियंस है थोड़ी इमोशनल तो है। राइट। एंड एक और बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आता है बॉलीवुड के अंदर, जो है कास्टिंग काउच का। राइट। ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, सोशल मीडिया पे कोई किसी को चप्पल मारते हुए दिख जाता है, इसने मेरे साथ ऐसा करा है। शक्ति कपूर का केस, वो तो वीडियो है पूरा। तो मतलब ये है, इसको मैं पूरी तरह से डिनाई नहीं करूंगा, है, लेकिन उसको मैं क्लियर भी करूंगा कि कैसे है। और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री में बगैर आपकी परमिशन के कोई आपको हाथ भी नहीं लगा सकता। एक नाम जो कॉमनली इनसे जुड़ा हुआ है वो है कंगना रनावत, जो आउटसाइडर के टाइम पे भी सुशांत सिंह के लिए बहुत बोली। उसके बाद कास्टिंग काउच पे भी उनके बयान आते ही रहते हैं। आज आप देखेंगे उनके बयान कोई रोकता तो नहीं है, वो अपने बयान रख सकती हैं। जब हो रहा था उनके साथ तब भी वो बोल सकती थी, लेकिन तब उन्होंने ना बोला हो, उनकी मजबूरी रही हो, उनका जो भी रहा हो। लेकिन आज अगर कंगना रनावत की बात कोई सुन रहा है तो इसी वजह से तो सुन रहा है कि इंडस्ट्री ने उनको एक इमेज दी है। नहीं तो क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हो कोई आता? तो लोग इस बात को पकड़ नहीं पाते हैं कि कंगना रनावत जो बोल, अरे इंडस्ट्री की है, उसके बाद भी वो बोल रही हैं। अरे लेकिन उनको पहचान भी तो इंडस्ट्री ने दी है, आउटसाइडर होते हुए दी है। और इतनी बड़ी पहचान दी है इस ज़माने में जहाँ पे वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट चलते नहीं थे। कंगना रनावत अकेली ऐसी टैलेंटेड हीरोइन थी जिनके अपने वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट चल रहे थे। वो भी तो इसी ऑडियंस ने दिए, इसी इंडस्ट्री ने दिए आपको। उसको आप कैसे डिनाई कर सकते हो? उन्होंने चांस दिया, और जब वो पॉपुलैरिटी मिल गई तो आप बोल रहे हो साहब इंडस्ट्री खराब है। बल्कि मेरे को लगता है पूरी जिम्मेदारी के साथ कंगना को ये बताना चाहिए लोगों को कि गर्ल्स अगर आप आते हो तो मैंने ये स्टेप फॉलो किए हैं, आप लोग प्लीज़ इसको फॉलो करो तो आप भी मेरी जैसे सक्सेस पा सकते हो और आप इन चीज़ों से बच सकते हो। होना तो ये चाहिए था कि भाई मैंने इस तरह से टैकल किया है और तुम भी कर। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने टैकल कैसे किया, ये बता दिया इंडस्ट्री खराब है। जबकि आपके एक्सपीरियंस का फायदा किसी नई लड़की को मिलना चाहिए था, वो नहीं बताया। और उसमें उनको व्यूज आ रहे थे और लोग ये सोच रहे हैं कि देखो इतने व्यूज मिल रहे हैं, पर पहचान तो इंडस्ट्री ने दी है दोस्त, उसी इंडस्ट्री ने दी है। फिर कास्टिंग काउच पे आते हैं। कास्टिंग काउच में भी अकेली इंडस्ट्री है, मैं फिर से कहूँगा कि
अगर मान लीजिए कोई फीमेल है, या अब तो खैर मेल के साथ भी सुनने को मिल जाता है, तो ये तो आप भी जानते हैं, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, चांस मारना कोई नहीं छोड़ सकता। चांस तो सब मारते हैं। तो अवेलेबिलिटी क्योंकि वहाँ ज़्यादा है और एक इंडस्ट्री के बारे में पहले से एक इमेज बनी हुई है, तो बहुत बार लड़के लड़कियाँ डेस्परेट होकर खुद भी ऑफर करते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना हुआ ऐसे काम मिलता है। उनके लिए काम मिलना बहुत ज़रूरी है, कुछ भी करके काम पाना है, तो डेस्परेट होकर कई बार खुद भी ऑफर करते हैं कि सर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये मैंने खुद एग्जांपल देखे हैं, अपने साथ होते हुए देखे, जबकि मैं इतना प्रोड्यूसर बड़ा डायरेक्टर नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने खुद ऑफर किया। तो वो डेस्परेशन जो इंडस्ट्री की इमेज है वो भी काम करवा रहा है। दूसरा ये है कि जब आप टीचिंग में जाते हो, तो क्या आप एक फीमेल अपने पेरेंट्स को साथ ले जा सकती है स्कूल में, कॉलेज में? पॉसिबल है कि अगर वो टीचिंग का जॉब करने जा रही है तो क्या अपने पेरेंट्स को साथ में ले जा सकती है स्कूल? बैंक में जॉब करी तो क्या ले जा सकती है? आर्मी में कर रही तो ले जा सकती है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है तो अपने पेरेंट्स को या केयरटेकर को ले जा सकती है, और उसका पूरा खर्चा प्रोड्यूसर उठाता है। इस बात को हाईलाइट नहीं किया जाता कि भाई आपके बच्चे आपके सामने है ना। और क्यों रखता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऐसा? ताकि वो आर्टिस्ट कंफर्टेबल फील करे और अच्छा काम करके दे। ये अकेला इस इंडस्ट्री में है कि वहां पे ले जाता है। अब ये जो मैं कहूँगा कहाँ होता है वो मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे नए प्रोड्यूसर या ऐसे डायरेक्टर या ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर जिन्होंने ऐसा ही सुना हुआ है, वो इंडस्ट्री में जाते हैं और इसी ख्याल से जाते हैं कि हमें किसी का फिजिकल फेवर का फ़ायदा उठाना है, तो वो अप्रोच ही गिव एंड टेक वाली करते हैं कि हम आपको क्यों चांस देंगे, हमें भी तो कुछ चाहिए, हमारा भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो उस चीज़ को हम मान लेते हैं कि भाई ये हो रहा है। और एक दो किस्से जुड़ जाते हैं किसी नामी आदमी के जिसने चांस मारा, जैसे कि आपने कहा शक्ति कपूर, बिल्कुल सही कहा। शक्ति कपूर का तो ऐसा इंसिडेंट है, मैं अपनी हर वर्कशॉप हर क्लास में लेता हूँ, क्योंकि वो रियल है, फैक्ट है सबके सामने। क्योंकि सब लोग आखिर में मेरे मुंह पे वही एग्जाम्पल देके मेरा मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं कि शक्ति कपूर का भी तो था। बिल्कुल सही। शायद इंडिया टीवी ने स्टिंग ऑपरेशन कराया था, राइट? बहुत सारे, अमन वर्मा, शक्ति कपूर, बहुत सारे लोग आए थे। तो जब वो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, अगर आप शक्ति कपूर वाले वीडियो को ही मैं कहूँगा धैर्य आप दोबारा देखना, ठीक है? एक बार फिर से, ऑडियंस भी चाहे तो दोबारा देखना, क्योंकि शायद यूट्यूब पे अवेलेबल है। वो बंदा एक बॉटल शराब पी चुका है, वो लड़की उसको 6 महीने से फॉलो कर रही है, होटल में है, रूम में जाते हैं, ठीक है? और वो उस टाइम पे उसको क्लोज जाने की कोशिश करता है फिजिकली, शक्ति कपूर। मैं एकदम सीन टू सीन बता रहा हूं आपको। और वो लड़की बोलती है शक्ति दूर हटो। एक बॉटल शराब के नशे में एक लड़की 6 महीने से फॉलोअप करी और बंदा मोस्ट वांटेड विलन इंडस्ट्री का सोफे पे जाके बैठ जाता है। अब इस नजर से देख के देखो, पहली बात वो रूम में क्यों आई? तो डांडिया खेलने थोड़ी आई होगी। हाँ, तो प्लानिंग है एक तरीके से। प्लानिंग है ना। अब अगर आज नॉर्मल से लड़के को भी कोई लड़की अगर 6 महीने फोन करेगी तो मिलने जाएगा ही ना, और वो क्या समझेगा कि वो फेवर करना चाह रही है, एग्री है, राइट? इसलिए नेक्स्ट डे ही शक्ति कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी और साफ कहा था मैं मंदिर में घंटा बजाने नहीं गया था, मैं वहां पे, वो लड़की ऐसा ऐसा कर रही थी तो मैं गया था। उसने ओपनली एक्सेप्ट किया, मैं गया था। और उस टाइम पे एक प्रोड्यूसर है, मैं शायद नाम मिस कर रहा हूं, उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा स्टेप लिया था। उन्होंने बोला सेम स्टिंग ऑपरेशन मेरे साथ हुआ था, वो तुम टेलीकास्ट करो, क्योंकि उन्होंने उस लड़की को बुला के पुलिस के हवाले किया था। वो पहचान गए। वो उस चैनल ने टेलीकास्ट नहीं किया था, और फिर जब उन्होंने मना कर दिया कि वो टेलीकास्ट नहीं होगा, क्योंकि उनको तो तब मालूम नहीं था कि ये वीडियो शूट हुआ है, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि तरीके एक ही हैं, तो उनको समझ में आया जिस लड़की को मैंने पुलिस के हवाले किया था वो भी इसका मतलब स्टिंग ऑपरेशन था। उन्होंने चैनल से बोला कि वो करो, तो बोले हाँ आपकी फुटेज तो है, तो बोले रिलीज करो। भाई तुमने 5 बुरे दिखाए, एक आदमी जिसने पुलिस के हवाले किया उसका क्या हुआ? तो बाद में पता चला वो रिपोर्टर कह के छूट गई थी लड़की। तो फिर इंडिया टीवी को बैन किया गया इंडस्ट्री से कि अब आपको कोई भी स्टार फुटेज नहीं देगा। तब जाके मामला हुआ, और फिर इसको भी अलग तरीके से कि इंडस्ट्री ने ऐसा किया वैसा किया। बट मेरा कहना है इसको एक सच की तरह देना, शक्ति कपूर ने वाकई गलत काम किया, मैं उनका पक्षधर नहीं हूं,
गलत काम किया, लेकिन करवाया गया और करा गया दोनों ही गलत है। शक्ति कपूर भी गलत है और जिस चैनल ने करवाया वो भी गलत है। दोनों ही गलत है मेरी नजर में। जितनी भी अभी कन्वर्सेशन हुई हमारे बीच में, दो चीज़ें निकल के आई एक्टिंग के लिए। एक, आपका ब्रांड होना चाहिए, दूसरा आपके पास स्किल होनी चाहिए। ये दो चीज़ें आपको अच्छा खासा एक्टर बना सकती है। मैं सही हूँ? बिल्कुल सही। तो एक्टिंग के लिए लोग आपके पास आएंगे और ब्रांडिंग के लिए मेरे पास आएंगे। बिल्कुल 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 ज़रूरी है। और मैं तो ये बता सकता हूँ बिल्कुल ओपनली कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है ना, और मैंने इनसे ट्रेनिंग भी ली है, क्योंकि मैं हमेशा नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ। तो कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे चीज़ को डेवलप करना है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी बिजनेस बुरा नहीं होता। ज़्यादातर कलाकार सोचते हैं बिजनेस बुरा होता है, पर बिजनेस एक तरीका है अपने लोगों तक रीच आउट करने का, और उसको उस तरह से देखना चाहिए कि आप अपनी ऑडियंस तक कैसे रीच आउट कर सकते हो। एक चीज़ बहुत अच्छी है आपके अंदर, और जनरली ये चीज़ मैंने देखी है। हमारा इवेंट चल रहा था, राइट, कंसल्टिंग मास्टरमाइंड वाला, एंड आप बाहर बैठे क्लास ले रहे थे, आप अपना कुछ छोड़ नहीं रहे थे, आप इवेंट भी अटेंड कर रहे थे, सीख भी रहे थे, और आप अपनी क्लास भी ले रहे थे। मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ऐसे करना चाहिए, अपने काम के लिए इतना डेडिकेट होना चाहिए। जब भी आपके 2 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं, सब्सक्राइबर्स भी हैं, और आपका सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। अब मुझे एक चीज़ जाननी है, लाइफ में अगर कोई मार्गदर्शन करने वाला ना हो तो वो इंसान ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। मैं अपने मेंटर कैसे ढूंढता हूं? मैं देखता हूं कि कोई ऑलरेडी वो चीज़ कर चुका है जहां मुझे पहुंचना है, तो वो मुझे सिखा सकता है। भले ही मुझे उसके लिए ज़्यादा पैसा पे आउट करना पड़े, मैं करूंगा। और मैंने एक्चुअल में 50 लाख तक के ट्रेनिंग प्रोग्राम करे हैं। मन में सवाल था कि पैसे बर्बाद सारे, या इतना इन्वेस्टमेंट करना सही भी है? एक्चुअली बहुत सही होता है वो। क्यों सही होता है? क्योंकि उसके बाद मैंने मल्टीपल क्रॉस बनाए, क्योंकि वो पहुंचे हैं वहां पे। तो उन्होंने मुझे बताया, धैर्य मैंने ऐसे ऐसे करा, ऐसे ऐसे करा, तुम भी ऐसे कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपके ट्रेनिंग के अंदर 100 लोग हैं, 100 सक्सेसफुल नहीं होंगे। जो एंड तक टिका रहेगा, लगा रहेगा, उसके ऊपर काम करता रहेगा, वही सक्सेसफुल होने वाला है। सक्सेसफुल होगा। ट्रू। इसके लिए मेंटर कैसे ढूंढे? आप तो एक्टिंग में हो, आपको तो बहुत टाइम हो गया, लोग आपको जानते भी हैं इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन एक अच्छा मेंटर एक्टिंग के अंदर कैसे ढूंढा जाए? बहुत आसान है। एक्चुअली मेंटर हमारे आसपास होते हैं, पर हम सीखना ही नहीं चाहते, हम अपग्रेड होना ही नहीं चाहते। तो जब हमने चूज़ किया है, बाय चॉइस है, तो कोई क्या कर सकता है। मैं आपको इससे एक जुड़ी बात बताता हूँ, अभी एकदम से याद आई, आपने जब जिक्र किया। मैं जब भोपाल में था और मुंबई जाने का प्लान कर रहा था, ये दोस्तों वाला किस्सा हो चुका था, तो मैं भी डरा हुआ था, घबराया हुआ था। तो मैंने बोला यार मुंबई जाना, तो मैं लोगों से बस पूछता था, यार मुंबई जाना, यार किससे पूछूं। तो किसी ने मुझसे कहा कि यार एक आलोक चटर्जी हैं, NSD के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और मुंबई में उनकी बहुत रेस्पेक्ट है यार, तुम उनसे मिलो, वो तुम्हें गाइडेंस देंगे। मैं बस यार बन गया काम। मेरे पास उस टाइम वो मोबाइल होता था, एक सिमसन का आया था, बहुत छोटा था, बड़ा अच्छा था। मैंने नंबर लिया और कॉल किया। मैंने आलोक जी, उन्होंने बोला हाँ बोलिए। मतलब मैं वीरेंद्र राठौर बोल रहा हूँ। बोले हाँ बताइए। मैं सर मुंबई जाना है। तो बोले जाइए। एकदम उन्होंने ऐसा बोला जाइए। तो मेरा नहीं सर, आपसे कुछ सीखना है, समझना है, उसके बाद जाना है, कोई गाइडेंस चाहिए। तो पता नहीं वो किस मूड में थे उस दिन, बहुत अच्छे शख्स हैं, आज भी मेरे दोस्त हैं। तो बोले कि यार मैं बड़ा प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैं पैसे चार्ज करता हूँ। अब धैर्य भाई आप भी जानते हो कि जैसे किसी ने पैसे मांगे, उससे बड़ा शैतान कोई नहीं होता। मतलब भगवान से शैतान बनते हो उसको। अब मैंने उनकी इतनी तारीफें सुनी थी, अब वो आदमी मुझसे पैसे मांग रहा है पहली बार फ़ोन में, और मैं बात कर रहा हूँ 2000 की। मतलब तब तो सोच भी नहीं सकते थे कि आप कोचिंग होता है, मेंटरशिप होती है, ये सब कुछ होता है। तो मैं घबरा गया यार, मतलब तो आदमी अलग है यार। मतलब सर आप कितने पैसे चार्ज करेंगे? बोला कितना टाइम चाहिए तुमको? मैं सोचा क्या करूँ। मतलब एक दिन में तो होगा नहीं, कुछ और डाउट्स आएंगे कुछ। मैंने सर 5-6 दिन चाहिए मुझे। ओके 10,000 रुपये लूँगा। 10,000 in 2000, मतलब आज के हिसाब से मेरे ख्याल से 50,000 रुपये तो होंगे, है ना। मैंने बोला यार ये तो बहुत पैसे हैं यार, क्या करूं? इतने में तो मुंबई जाके मैं घर ले लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा। बहुत सारे खर्चे सामने आने शुरू हुए। मैंने अपने आप को रोका, एकदम पुश किया, नहीं किसी से पूछना नहीं है,
किसी को बताना नहीं, क्योंकि सब तेरे को बोलेंगे नहीं ज़रूरत है ना, और इस आदमी से तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं जो पैसे मांग रहा है। मैंने आलूद आप कहाँ मिलेंगे? तो बोले कब मिलना है? मतलब अब भी मिलना है, इससे पहले कि मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो, मेरे को अब भी मिलना है आपसे। तो उन्होंने मुझे एक जगह बताई कि वहाँ पे इंडियन कॉफ़ी हाउस है, मैं वहाँ कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ। मैं ठीक है मैं आता हूँ। मैं गया था भाई, मैंने 10,000 रुपये निकाले ATM से और सीधे गया उनके हाथ में रखे। वो बेचारे घबरा गए, बोले तूने घर में पूछा है? मतलब किसी से नहीं पूछा इसलिए दे पा रहा हूँ, पूछता तो मना कर देते, पर मेरे कमाए हुए हैं, आप टेंशन मत लो। लेकिन अब मुझे बताओ, अब मेरी तरफ से ये जंजाल हट चुका है, अब मुझे वो दो जो मुझे चाहिए। तो बोले ठीक है। फिर उन्होंने मेरे को 5-6 दिन दिए और मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं रियली बता रहा हूँ कि आज मुंबई में अगर मैं कुछ भी कर पाया हूँ, उसमें वो जो 5 दिन की ट्रेनिंग थी बहुत बड़ी वैल्यू ऐड की उसने। मैं समझ में आया मेरे कि ये इतने बड़े एक्टर हैं, ये क्यों काम नहीं कर रहे हैं। मैंने उनकी बातों को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, प्लस किया, माइनस किया, क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन रेज किए, एक एक चीज़ समझी, कैसे वर्क होता है मुंबई में, क्यों नहीं मिलता, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको मेन तो यही मालूम होना चाहिए ना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैंने 5 दिन भर के उनसे खूब ज्ञान बटोरा। और एक उसमें सबसे मज़ेदार बात है कि नॉर्मली थिएटर एक्टर के लिए मक्का मदीना होता है पृथ्वी थिएटर। चौथे 5वें दिन उन्होंने मुझसे बोला है कि आप ना पृथ्वी थिएटर मत जाना। तो मेरे लिए तो था यार, मुंबई जाऊंगा तो पृथ्वी थिएटर क्यों नहीं जाऊंगा। मतलब क्यों दादा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोले तेरी सोच ना बहुत कमर्शियल है, तू मत जाना। मैं क्यों? बोले तू वहाँ जाएगा, थिएटर के एक्टर मिलेंगे तुझे, वो रिजेक्शन उनको मिलता नहीं है, धीरे धीरे तू उनके जैसा हो जाएगा और फिर तू जो सोच के जा रहा है ना वो नहीं पा पाएगा। आप मानोगे नहीं धैर्य, अगर मेंटर अच्छा मिले ना तो अब अच्छा स्टूडेंट बन के भी दिखाना होता है। आज 25 साल हो गए मुंबई शहर में, इस पर कोई बिलीव नहीं करेगा, मैं आज तक पृथ्वी थिएटर नहीं गया हूं, आज तक नहीं गया। मैं ड्रामा देखने भी नहीं गया। कि नहीं जाना मतलब नहीं जाना, फिर जिस चीज पे फोकस करना उसी चीज पे फोकस करना, वही काम करना। तो मेंटर मिलते हैं। अब शायद ये ऑफर उन्होंने और भी लोगों को दिया होगा, चूज किया नहीं किया वो डिपेंड करता है। तो एक और अच्छा इंसिडेंट है विवेक ओबराय का। मेंटर आपको सब जगह मिलते हैं। विवेक ओबराय ने एक बार हो गई थी बात, तो जब विवेक ओबराय का इंसिडेंट हुआ था सबको मालूम ही है, और मैक्सिमम लोग अगेन सोचते हैं कि सलमान खान ने उनका करियर तबाह किया, बर्बाद किया, जबकि इसमें से कुछ भी सच नहीं है ना। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि उनके बीच में कहा सुनी नहीं हुई थी या झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा हुआ था जो किसी भी पर्सन के बीच में हो सकता है, रीज़न कोई भी हो। ऐसा नहीं होता कि सुबह उठ के सलमान खान ने सबको बोला कि अंकल अंकल कल हमारी लड़ाई हो गई, कल से विवेक को काम मत देना, और सबने बोला ओके बेटा आपने कहा तो हम नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता, बचकाना हरकतें। विवेक तब तक थोड़ा सा बोलना चाहिए कि उनका स्टारडम पे ना वो कॉन्फिडेंस लूज कर चुके थे, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके थे। और ये इंडस्ट्री वाले लोग जानते हैं, उनकी टाइमिंग को लेकर, उनकी चीज़ों को लेकर, उनके बिहेवियर एटीट्यूड को लेकर, उनके मजाक करने के तरीके, सब लोग जान चुके थे यार ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। तो उन्होंने ही मुझे शेयर किया कि एक बार जब किसना फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो घई साहब आए, बोले मेरे पास, कितनी कमाल की बात है इसको, मतलब मैं चाहूँगा बहुत लोग बहुत अच्छे समझें कि मेंटर आपको एक लाइन में सिखा के जाता है, आपने सीखा नहीं सीखा वो बात है। तो बोले घई साहब आए मेरे पास और बोले कि विवेक तू एक दिन शाहरुख खान बन सकता है, पर प्रॉब्लम ये है कि तू समझता है कि तू शाहरुख खान बन गया है। तो बोले मेरी समझ में नहीं आया। मैंने बोला अरे मैं शाहरुख खान क्यों बनूंगा, मैं तो विवेक ओबराय हूँ, मैं विवेक ओबराय बनूंगा। बोले आज समझ में आता है कि उन्होंने एक्चुअली क्या कहा था कि तू सुपरस्टार बन सकता है, तेरे अंदर वो कैलिबर है, लेकिन तू ये मान चुका है कि तू उस डेस्टिनेशन पे आ चुका है, तो तू और एक्सप्लोर नहीं कर रहा है। वो ये समझा रहे थे। शाहरुख खान तो एक रेफरेंस था, पर वो मेंटर की बात पकड़ नहीं पाए। नहीं तो आप देखिए विवेक ओबराय की केस स्टडी में अपनी कई क्लासेस और वर्कशॉप में लाता हूँ सिखाने के पर्पज से कि विवेक ओबराय जैसा करियर रॉकेट की तरह किसी का ऊपर नहीं गया है इधर। आप देखो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस, बड़ी बड़ी हीरोइन काम कर रही थी, ऐसा जा रहा था करियर, और एकदम डब करके नीचे गिरा। ये उसी इंसिडेंट्स के बाद हुआ है वैसे करियर ड्रॉप? हाँ बहुत तेजी से सलमान वाले इंसिडेंट से ड्रॉप हुआ, और उसका भी मेन रीज़न मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं इंडस्ट्री में समझता हूँ।
जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलते हो कि मैं उस ग्रुप के खिलाफ हूँ, इस ग्रुप के खिलाफ हूँ, और आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग आते हैं, तो बीइंग ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर मैं भी देख रहा हूँ कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, तो मेरे अंदर आपकी इमेज क्या जा रही है कि यार कल को हमारे बीच में कोई मनमुटाव होगा, कोई बात होगी, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे। ये तो गलत है ना। घर की बात घर में होनी चाहिए। उस दिन से प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उनसे साइड होना शुरू कर दिया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेन विलेन थी। इवन कई लोगों को याद नहीं हो, सुरेश ओबराय साहब इतने सीनियर एक्टर हैं, उनका एक मैंने क्लिपिंग देखा था उसी टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत डीपली देखता हूँ। उन्होंने कहा था ये मेरी और सलीम साहब का पर्सनल मामला, इसमें प्लीज़ आप लोग दखल ना दें। मीडिया वालों को कहा था उन्होंने, क्योंकि उनके पास वो अनुभव था। उन्होंने कहा हमारा और सलीम साहब का ये घरेलू मामला है, इसमें आप दखल मत दें, हमारे बच्चों का मामला है। तो ये होती हैं चीज़ें, आदमी समझ नहीं पाता कब करियर एकदम, जैसे बोलते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर की लाठी में भी आवाज़ नहीं है। आपकी एक गलती होगी और करियर खत्म हो सकता पूरा, चला जाएगा। प्रोड्यूसर, आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर्स हैं, अभी तक आपने क्या चीज़ जानी उनसे? मैं तो जिसके साथ भी बैठता हूँ उससे मैं बस निकालना शुरू कर देता हूँ, वो मेरी एक आदत बनी हुई है। और इतना समझ में आया कि एक इंडस्ट्री का परसेप्शन लोगों के मन में बिल्कुल अलग है। सब लोग कहते हैं कि डायरेक्टर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, और सब लोग ये मान के चलते हैं कि डायरेक्टर ही मेन है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। डायरेक्टर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया हु इज़ द ओनर ऑफ द शिप। प्रोड्यूसर इज़ द ओनर ऑफ द शिप, कि भाई टिकट कैसे बिकेगी, खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा, पानी का इंतजाम कैसे होगा, टॉयलेट का इंतजाम कैसे होगा, डेस्टिनेशन पे बंदा कैसे पहुंचेगा, उसके आराम के लिए कौन कौन सी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप कैसे होगा, और वो कॉस्ट में कैसे होगा, राइट। तो वो प्रोड्यूसर तय करता है। प्रोड्यूसर को लोगों ने इग्नोर किया बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे गड़बड़ियाँ हुई हैं। क्योंकि आज अगर आप प्रोड्यूसर्स गिनेंगे तो उंगली पे हैं 10-15 लोग। अगर यही प्रोड्यूसर बढ़ जाएं तो काम और भी आ सकता है। लेकिन प्रोड्यूसर के बारे में जानकारी लोगों को कम है। उनको सिर्फ ये समझाता है कि यार पैसे लगाते हैं, पैसे नहीं लगाते, वो भी कलाकार हैं, वो भी क्रिएटिव है। बिजनेसमैन तो एक्चुअली बिजनेसमैन तो हैं ही, क्योंकि आपके सपनों पे आपके खुद के घर वाले पैसा नहीं लगा रहे यार, वो लगा रहा है। वो छोटी चीज़ कैसे हो सकता है? तो मैक्सिमम एक्टरों को क्या होता है कि वो अप्रोच ही नहीं होता प्रोड्यूसर को लेके। जब मैं अप्रोच लेवल सिखाता हूँ, मेरा हमेशा होता है, मैं एक बात बोलता हूँ, मैं आपको सिर्फ एक्टर नहीं बनाता, मैं आपको सक्सेसफुल एक्टर बनाता हूँ, सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट बताता हूँ। उसमें मैं ये सारी जो इन डेप्थ आपसे नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, वो मैं सारी शेयर कर देता हूँ कि प्रोड्यूसर को आपको कैसे ट्रीट करना है, आपको डायरेक्टर को कैसे ट्रीट करना है, को एक्टर को कैसे ट्रीट करना है, ऑडियंस को कैसे ट्रीट करना है। ये सारी बातें मैं करता हूँ। इसी वजह से आज जॉइंट फिल्म्स के स्टूडेंट बहुत अच्छे से काम भी कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको अब स्किल के साथ साथ अप्रोच मालूम है, और मालूम है कि हमें नेटवर्किंग कैसे करना है। लोग बोलते हैं दोस्ती यारी से काम मिलता है, मैं बोलता हूँ मैं सिखा देता हूँ दोस्ती यारी कैसे करते हैं। लोग बोलते हैं नेटवर्किंग से काम मिलता है, मैंने बोला मैं सिखाता हूँ नेटवर्किंग कैसे करते हैं। क्या दिक्कत है भाई? अगर मिलता है तो करने बुराई क्या है, करते हैं। आपसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें तो जानी बॉलीवुड के बारे में, सारी चीज़ें आपने बताया। आप भोपाल से हैं, अभी एक सीरीज़ आई थी गैस लीक वाली, आप जब थे आपने सारी चीज़ें देखे, किस्सा बताना चाहोगे, स्टोरी बताना चाहोगे? वो हम लोग BHL में रहते थे। भारत अभी इलेक्ट्रिकल का एक अलग ही एरिया है जिसको BHL बोला जाता है। वो ओल्ड सिटी से काफ़ी दूर है, और ये घटना ओल्ड सिटी में घटी थी। तो रात में क्या तबाही मची ये हमें पता नहीं था, लेकिन सुबह पता चला हमें कि ऐसा कुछ हो गया। हम छोटे ही थे, 6-7 क्लास में थे। और फिर 4-5 दिन बाद मेरा मौका लगा कि मैं थोड़ा आगे जाके देख पाऊँ। तो जो हमने देखा वहाँ पे, वो आज तक मेरे जहन में है। वो सड़कों पे जानवरों की, इंसानों की लाश 5-6 दिन तक भी पड़ी हुई थी, और ऐसा लगता है जैसे दुनिया ख़त्म हो चुकी है। आप जहाँ देखो वहाँ तबाही दिख रही थी, बदबू थी, और कुछ नहीं था। मतलब शहर एक रात में उजड़ गया था, पूरा उजड़ गया था। ऐसी तबाही मची थी कि रात के रात जो सोए होंगे वो पता नहीं किस उम्मीद से कि सोए होंगे कि सुबह क्या होगा, और रात में ही पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। और बहुत ही भयानक मंजर था वो, बहुत ज़्यादा खतरनाक। जिन लोगों ने झेला, जैसे कि मेरी वाइफ बताती हैं, वो ओल्ड सिटी में रहती थी, तो रात को एकदम से खांसी आनी शुरू हुई उनकी मम्मी को।
फिर उन्होंने जल्दी जल्दी बच्चों को देखा तो कुछ समझ में नहीं आता, सब बस भाग रहे थे। तो उन्होंने बताया कि सब भाग रहे थे, तो मम्मी को कुछ समझ नहीं, उन्होंने बस टॉवल और कपड़े गीले किए और कंबल गीले किए और सबको लपेटा कि चलो भागो यहाँ से। और लोग अपना घर बार छोड़ के, सारा सामान छोड़ के भागे हैं, पैदल पैदल भागे हैं, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था हो क्या रहा है। और वो गैस ऐसी थी जो कि भारी गैस थी, तो वो ह्यूमन की हाइट तक काफ़ी देर तक रह रही थी। नहीं तो नॉर्मली वो हवा के साथ जा सकती थी, बट वो हैवी गैस थी। तो उसने बहुत तबाही मचाई उस टाइम पे, और उसका दर्द तो भोपाल शहर आज तक झेल रहा है। आज तक झेल रहा है। आज तक वहाँ पे लोगों को आँखों की बीमारी है, अस्थमा की प्रॉब्लम शुरू हुई है, उसके बाद से बहुत कुछ हुआ है। वो शहर ने इस मामले में बहुत कुछ सुना है, सहा है मतलब। और वो इम्पैक्ट अभी भी है वहाँ पे? अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है। कैसे इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ये कि जनरेशन ही खराब हो गई ना, मेडिकली, हेल्थ वाइज। विकलांग बच्चे, हाँ, वो हुए, फिर अंदर तो है ना, तो अब उसके बाद जो जनरेशन आई वो वीक ही हुई। और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए, त्रासदी ये आता है कि उसका जो मुआवजा वगैरह भी मिला, वो भी एक तरह से पॉलिटिकली बायस्ड हो गया। जिनको सच में चाहिए था उन तक तो पहुंचा ही नहीं। कई लोगों ने अपने पूरे पूरे परिवार खोए हैं, कई लोगों ने अपने बिजनेस खोए हैं, कई लोगों ने बच्चे खोए हैं, उन तक तो पहुंचा ही नहीं सिस्टम के द्वारा। और आज भी लोग वैसे जी रहे हैं, जूझ रहे हैं। और आपकी वाइफ ओल्ड सिटी से थी, राइट। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ किस्से भी बताए होंगे जो उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बताया कि उस टाइम पे इंसानियत भी बहुत देखने को मिली और शैतानियत भी बहुत देखने को मिली। दोनों ही एक साथ दिख रही थी। मतलब कई ऑटो वाले ऐसे थे जो चक्कर लगा लगा के लोगों को छोड़ के आ रहे थे, खुद मुंह पे कपड़ा डाल के। तो ये इंसानियत का लेवल था। कई ऐसे देखे कि वो ऑटो वाला बैठा रहा है लोगों को कि भाई बूढ़ी औरत को या बच्चों को पहले बैठने दो, और लोग उनको खींच के फेंक रहे हैं उस ऑटो से। मतलब ऑटो वाला इंसानियत दिखा रहा है और पब्लिक आपस में लड़ रही है। तो वो एक साथ मंदिर, क्योंकि मौत एक ऐसी चीज़ है ना जो अच्छे अच्छों को हिला देती है। और उस टाइम ये देखा गया कि कई लोग अपने, जैसे एक किस्सा उन्होंने बताया था कि एक घर था, उसमें एक बूढ़ी माँ थी जो कि चल फिर नहीं सकती थी, और एक न्यूली बॉर्न बेबी भी था। अब अगर कपल लेके जाएगा तो किसको लेके जाएगा? दोनों ही असहाय हैं, किसको चूज करेगा? तो जिंदगी बहुत बड़े सवाल खड़े कर देती है। और फिर उस बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा तुम लोग निकलो, इस बच्चे को तो अभी जिंदगी देखनी है। तो वो लड़का किस तरह से गया होगा वहां से। मतलब उधर की कहानियां तो जितनी सुनो ना, दिल दहल जाता है। वो शायद इंसानियत में कभी ना हो तो बेहतर है। बहुत ज़्यादा दर्दनाक है ये। और मेरा भी, जबकि हमने तो झेला नहीं है, जिन्होंने झेला होगा उनकी भी क्या बीती होगी। जैसा आपने, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। वो मंजर क्या था जब आपने देखा जाके? क्या था वहाँ पे ऐसा? मतलब एक 6 क्लास 7 क्लास का बच्चा, मतलब 10-11 साल का बच्चा, चारों तरफ तबाही देख रहा है, जिसकी ज़िंदगी में कभी टेंशन जैसी कोई चीज़ नहीं थी। उसने तो अच्छा ही अच्छा देखा था, अच्छा ही अच्छा सुना था, कभी सोचा नहीं कि ज़िंदगी ऐसी भी हो सकती। गाय भैंसें मरी पड़ी हैं, लोग पड़े हुए हैं, उनके कपड़े पड़े हुए हैं, जूते पड़े हुए हैं, सामान पड़े हुए हैं। और बदबू तो इतनी भयानक थी उस टाइम पे, स्मेल। मुझे याद है कि मैं अपने एक दोस्त के साथ छुप के गया था, क्योंकि माँ बाप तो कहीं जाने दे नहीं रहे थे। लेकिन मेरी थी क्यूरियोसिटी कि मैं जाके देखना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों से इतना सुन रहा था, अफवाहें सुन रहा था कि गैस अभी भी लीक हो रही है, अभी भी आ रही है। तो मेरे अंदर का बच्चा तो बोला था कि मैं खुद कैसे बचूंगा, अपने परिवार को कैसे बचाऊंगा। वो डर यहाँ तक आ चुका था कि अभी भी लीकेज हो रहा है, अभी होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो हम लोग, वो होता है ना उस टाइम होता है जोश की नहीं यार, फैमिली के लिए कुछ करना है, बचाव करना है। उनको तो मालूम नहीं था, हमको तो मालूम है, तो पहले से पता करो सब क्या करना है। तो हम 2-3 दोस्तों का ग्रुप जाके देख के आया था, लेकिन उसके बाद हम लोग शायद 1-2 महीने तक सो नहीं पाए थे, मुझे याद है। क्योंकि आंखें बंद करो तो वो मंजर सामने आ जाता था, आंखें बंद करो मंजर सामने आ जाता था। क्या आपने अपने कोई परिवार वालों को खोया? नहीं, ये ईश्वरी कृपा रही। लेकिन जिन लोगों को भी खोया वो तो थे शहर के ही। और उस दिन एक्चुअली समझ में आया कि ज़िंदगी ना, आप प्लानिंग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो सारे प्लानिंग धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए मन में जो चाह है
मन में जो इच्छा है ना यार उसको पूरी कर लो यार। और शायद वही मैं आज आर्टिस्टों से भी कहता हूँ यार कि तुम्हारी जो इनर कॉलिंग आ रही है ना, कर डालो यार, इसको रोको मत। क्योंकि 50-60 साल की उम्र हो जाएगी, फिर पछताओगे कि यार मैंने वक्त रहते किया नहीं। तब तक आप बूढ़े और कमज़ोर हो जाओगे, फिर कर नहीं पाओगे। यूं ही मरने के लिए तो पैदा नहीं हुए होंगे ना, तो कुछ तो करना चाहिए। जो आपका इनर वॉइस कह रहा है वो कर लेना चाहिए। और आपकी जो वाइफ है, उन्होंने अपने परिवार में किसी को खोया? डायरेक्टली तो नहीं, बट हाँ दूर के रिश्तेदारों में कुछ लोगों को खोया उन्होंने। तो उसके बाद क्या बदलाव आया आपकी ज़िंदगी में ये सब देख के? मैं इंसानी रूप से बहुत जुड़ गया लोगों से। मैं ज़्यादा इमोशनल हो गया उसके बाद से। वैसे तो कहते हैं कलाकार होता ही है, लेकिन मैं शायद इंसानियत के और करीब चला गया, क्योंकि वो हादसे ने मुझे पूरी तरह से झकझोर के रखा था कि यार तब से शायद मैं सोचने लग गया कि यार ये बंदा रात को जब सोया होगा घर में आके, कितना इत्मीनान से सोया होगा कि मैं सुबह उठ के ये करूँगा। ख़त्म हो गया। इसकी वजह से किसी और ने उम्मीद पाली होगी, उसकी उम्मीद ख़त्म हो गई। और जो बचे हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं, मुआवजे की, अपने घर को वापस मिलने की, अपने परिवार को ढूंढने की। वो बच के भी कहाँ बच पाए। तो उसने बहुत बदला है, बहुत बदला है। मैंने सीरीज़ देखी है पूरी नेटफ्लिक्स पे जी। और जैसे ही मुझे पता लगा कि आप भोपाल से हैं, तो इसलिए बहुत क्यूरियोसिटी आई कि पूछूं। और वो फैक्ट्री अभी भी यहाँ पे? हाँ फैक्ट्री है, और उसका आसपास का एरिया आज भी वैसा ही है। अभी भी तक भी वहाँ बहुत कुछ हुआ नहीं है। ओके। जो कि बहुत ज़रूरी है कि उसको वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि वहाँ की ज़मीन ही ऐसी हो गई है कि बिल्कुल केमिकलाइज हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। कुछ हो नहीं सकता वहाँ पे? कुछ नहीं हो सकता वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि इसलिए हमें देखना चाहिए कि जिन नेताओं को हम चुन रहे हैं, जो सिस्टम हम चुन रहे हैं, उसको सोच समझ के चुनें। क्योंकि गैस ट्रेजेडी हो सकती है। एक रिपोर्टर हैं केशवानी जी, उन्होंने करीब 25 दिन 20 दिन पहले बता दिया था कि ये पॉसिबल है, हो सकता है ये हादसा कभी। उसके बाद ध्यान नहीं दिया गया। पूरी डॉक्यूमेंट्री है BBC बेस की, राजकुमार केशवानी मैं नाम, वो रिपोर्टर हैं बहुत बड़े। बाद में NDTV के मेन रिपोर्टर बने वो। तो उन्होंने तो बहुत पहले कह दिया था कि ये हादसा कभी भी हो सकता है, लेकिन किसी ने समझा ही नहीं तो इतनी सारी जिंदगियां बदल सकती थी। और आज भोपाल को, मुझे बड़ी तकलीफ होती, भोपाल को लोग पहचानते हैं सिर्फ इस वजह से कि गैस ट्रेजेडी हुई थी, क्योंकि भोपाल में अच्छा बहुत कुछ है। उससे खूबसूरत शहर कोई नहीं है। वहाँ आर्टिस्टिक लोग बहुत हैं, थिएटर बहुत अच्छा होता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत हैं, लेकिन छाप बन गई है भोपाल गैस ट्रेजेडी। एक चीज़ जाननी है आपसे। आपने एक्टिंग के तौर पे स्टार्ट किया, डायरेक्शन में आए, यूट्यूब चैनल करा, बहुत सारी चीज़ें करी। अब आप एक बिजनेस ओनर भी हैं। ये मैं अपने तरफ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है पर्सनली। कभी कभी ऐसा लगता है कि लोगों की जिम्मेदारी है, कंपनी में लोग रहते हैं तो मेरे ही लोग हैं और वो भी अपना घर चला रहे हैं। बिजनेस डाउन जाता है तो लगता है कि सब खत्म है, और सबसे पहले तो हम दूसरों को सर्व कर रहे हैं, अपने लिए तो बाद में आता है। सैलरी भी, तनख्वाह भी नहीं जाती है कभी कभी अपने आप को। जब बिजनेस ग्रो करता है, जब बहुत अच्छा है, जब बिजनेस डाउन जा रहा है, तो हमें सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचना है, फिर अपने बारे में सोचना है। मेंटल प्रेशर, बहुत दिमाग खराब होता है। और ये बिजनेसमैन के साथ हर साल होता है, हर साल। उसे अपनी फैमिली भी देखनी है, जो टीम में लोग हैं उनको भी देखना है, उनकी सैलरी भी देखनी है, सब कुछ देखना है। मन तो कभी शांत रहता ही नहीं है बहुत पेनफुल है। इस चीज को आप कैसे टैकल करते हो? ये तो बात बिल्कुल आपने सही कही दे रही कि ये तो होगा, मतलब अब इसको मैं मानने लगा हूँ, ये एक्सपेक्टेड है, ये तो होगा। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऐसा, कभी वैसा होगा। और जब आपने बिजनेस की जिम्मेदारी ली है ना, तो आपने इनडायरेक्टली उससे जुड़े लोगों की भी जिम्मेदारी ले ली है कि हाँ भाई, मेरे इस मिशन को पूरा करने में ये टीम मेरे साथ है, तो उसका ख्याल तो रखना पड़ेगा। सेनापति को पहले अपनी सेना का ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो जंग नहीं जीती जा सकती। भले सेनापति अंदर से हिला हो, लेकिन उसको दुनिया तो वही दिखानी पड़ेगी कि यार जीत जाएंगे।
हम आखिर में जीतेंगे, उसको अपना हौसला बना के रखना पड़ेगा अपनी सेना का, नहीं तो वो नहीं जीत सकता। और सारी लड़ाइयाँ चाहे वो बिजनेस की हो, हौसलों से ही लड़ी गई। चीज़ें नहीं होती, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन कभी भी आपके फेवर में नहीं होती हैं, लेकिन आपका खुद पे बिलीव, फिर आपकी टीम का आप पे बिलीव, और वो बिलीव मिलके सोर्सेज रिसोर्सेज को भी एक तरफ करके आपको वहाँ तक पहुँचा देता है। जैसे एकेडमी में आए हुए हमें सिर्फ 4 साल हुए, लेकिन आज हम 4 साल में उस जगह पहुँच गए जहाँ 40 साल में लोग पहुँचे। तो उसके पीछे भी टीम है, अकेला तो मैं कर ही नहीं सकता। तो वो टीम की जिम्मेदारी एक्सपेक्टेड है और लेनी चाहिए। और पर्सनल तौर पे फिल्म इंडस्ट्री और इसका मैं जब समन्वय देखता हूँ तो ये देखता हूँ कि जैसे मेरी ऑफिस में है, मेरे यहाँ टेबल कल्चर नहीं है कोई भी, मेरे यहाँ चेयर कल्चर नहीं है, मेरी चेयर पे कोई भी बैठ सकता है, ये ओपन ही है, क्योंकि मैंने थोड़ा रखा उसको फिल्मी हिसाब किताब से ही है, क्योंकि वहाँ पे सब ऐसे ही रहते हैं, ओपन माइंडेड रहते हैं। किसी को अगर तकलीफ है तो वो सो सकता है, कोई इशू नहीं है। जब काम करने का मन है तो पूरा काम करो, लेकिन टारगेट ओरिएंटेड रहो, अपनी जो एक बेस्ट दे सकते हो वो दो, और फिर जो पर्सनल लाइफ की चीज़ें उनको भी समझो। जब बिजनेस डाउन जाता है तो ये सोचना पड़ता है मुझे कि मैं इनको कैसे सैलरी दूंगा, और मैं इसमें बड़ा अपने आप को प्रिविलेज मांगता हूँ कि लॉकडाउन में भी 100% सैलरी दे पाया। 7th डेट होती है, 7th को ही दे पाया, वो कहीं ना कहीं होता रहा। तो जब आपका मिशन अच्छा होता है ना, तो वो ऊपर वाले का भी विज़न उससे जुड़ जाता है कि जब आप नहीं कर रहे होते हैं कुछ होने लग जाता है। जैसे मेरी टीम ने ही मुझे आइडिया दिया था कि सर हम लोग अभी DVD कोर्स दे रहे हैं और लॉकडाउन है, लोग घर में हैं, तो आप ऑनलाइन आ जाइए ना। उससे पहले मैं DVD में फॉर्मेट में करा था। मैं बोला हाँ यार आइडिया अच्छा है, तो मैंने ऑनलाइन शुरू कर दिया। तो ऑनलाइन फिर चलने लगी क्लासेस, जबकि एक्टिंग में लोग बोलते थे ऑनलाइन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट है, लेकिन वो हुआ और आज तो सब लोग कर रहे हैं, तो सबका फ़ायदा हो रहा है। आपने हताश फील किया है कि सब कुछ बंद कर दूं, अब मेरे पे नहीं हो रहा है, या मेरा मन नहीं है, मुझे थोड़ा सा शांति चाहिए और मैं कहीं पहाड़ों में चला जाऊं, समुद्र के पास चला जाऊं, या अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे रेस्ट चाहिए और जब मेरा मन सही होगा मैं जब काम करूंगा, ये हुआ है? मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि हताशा तो होती है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं कोई अलग सा आदमी हूँ। हताशा तो होती है, इंसानी फितरत है, होगी। लेकिन वो मुझे ये बात के लिए ज़्यादा इनकरेज करती कि अब क्या, अब क्या, पुराने तरीके नहीं चलेंगे, नया तरीका क्या। जंगल में जाने की मेरी भी इच्छा करती है, मेरे को बहुत पसंद है, फॉरेस्ट माउंटेन बहुत पसंद है, और वहाँ जाके मैं अपनी किताबें लिखता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये हो जाता है कि मैं अपने काम को बहुत इंजॉय करता हूँ। जैसे अगर मैं क्लासरूम में चला गया तो मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर वहाँ रहने वाला हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता समय का। चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन हो, मेरी टीम आके बताती सर अगला है कुछ, आप निकलो यहाँ से, तो फिर बोलता हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। तो क्योंकि उसको मैं इंजॉय करता हूँ तो उसी में से चीज़ें आती हैं। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि बंद कर दूँ, ये कभी नहीं फील हुआ कि बंद कर दूँ या मैं हो जाऊँ, क्योंकि मैं इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे को कुछ और आता ही नहीं है, मैं इसी में एंजॉय करता हूँ। शायद इस मामले में अलग हूँ क्योंकि जब कोई आदमी जॉब में जाता है या काम में जाता है तो एक तरह से उसको एफर्ट डालना पड़ता है, काम करना पड़ता है। मैंने कभी फील ही नहीं किया कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ और उसमें काम चल रहा है, ये फ़र्क हो जाता है। बस आप कंटिन्यूस उस चीज़ को करते जाओ, करते जाओ, मन करे तो ब्रेक ले लो, लेकिन कंटिन्यूस करते जाओ। ब्रेक लेता हूँ, बराबर ब्रेक लेता हूँ, फैमिली के साथ आउटिंग पे भी जाता हूँ, सब काम करता हूँ, अपनी टीम के साथ आउटिंग पे जाते हैं हम लोग, वो भी सब करते हैं हम लोग, बहुत सेलिब्रेट भी करते हैं, तो वो सब चलता रहता है। लेकिन काम तो यही करना है, क्योंकि जब कोई लड़का या लड़की आके बोलता है ना कि सर आज मुझे सीरियल में चांस मिल गया, आज मुझे फिल्म में चांस मिल गया, या उसके माँ बाप ऐसा आके बोलते हैं, तो एक तो फादर है वो बाय प्रोफेशन ड्राइवर थे ओला में, उन्होंने पैसे जोड़ के ऑनलाइन क्लास कराई, आर्यन करके बच्चा है। तो जब उनको पहली दिन शूटिंग मिली और वो होके आए तो मेरे लिए वो मिठाई का डब्बा लेकर आया, गिफ्ट वगैरह लेकर आया, तो मतलब कैसा लगा आपको शूटिंग में? वो लिटरली रोने लगे, हम बोले वीरेंद्र जी मुझे आज तक इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली जो इस बच्चे की वजह से मिली। बोले कभी किसी ने इतनी इज्जत से देखा ही नहीं, मैं वहाँ पे गया, मैं ड्राइवर हूँ, किसी ने पूछा नहीं सर आप ये लेंगे, सर आप ये लेंगे, बोले इतनी रिस्पेक्ट। बोले मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैं तो बहुत डरा हुआ गया था क्योंकि मैं अंदर से जानता हूँ मैं एक ड्राइवर हूँ।
तो जब ये आपको सुनने को मिलता है ना, ये मोटिवेट करता है यार, नहीं यार और लोगों को करना है, और लोगों को जोड़ना है, और लोगों की लाइफ चेंज करनी है, और लोगों को बदलना है। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उस फॉर्मूले के करीब पहुंच चुका हूं जो 5% सक्सेसफुल लोगों के पास है। वो जो 5% सक्सेसफुल है वो ओवर ऑक्यूपाई है, वो जरूरत से ज्यादा बिजी हैं, लोग उनके लिए वेट कर रहे हैं, इसका मतलब काम है। वहीं जहां से हमने शुरू किया था कि अप्रोच और स्किल का एक मिला जुला रूप चाहिए, बस काम मिल जाएगा। जिसने पहले बेस टच किया ना वो कभी बिजनेस फेल नहीं हो सकता। राइट। जिसके फंडामेंटल बहुत क्लियर है, आपको पता है स्ट्रगलिंग टाइम से यहाँ तक मैं कैसे पहुंचा, अगर मेरा ये खत्म हो जाएगा तो मैं वो करूंगा दोबारा से और मैं बना लूंगा, क्योंकि मेरे पास तो एक्सपीरियंस है। सर मुझे 2.5 करोड़ के ऊपर का लॉस हुआ है इसमें, सेम चीज़ में। मैं .com में गया था पहले, जब जॉइंट फिल्म्स का ख्याल आया, तो मेरे को IT की समझ थी नहीं, और वो अंधा कुआं ऐसा है कि समझ में आता भी नहीं है। तो मैं आर्टिकल लिखवाता था, ये करवाता था, वो करवाता था। हमने 16 में शुरू किया और 17 जुलाई में 2017 में जुलाई में हमने वाइंड अप किया, उसको बंद किया, शट डाउन किया। और तब तक मेरे को और मेरे पार्टनर को 2.5-3 करोड़ का नुकसान हो चुका था, सारी जमा पूंजी जा चुकी थी। मतलब जो आप सोचो सब हो चुका था, और ये समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करें। हताशा थी, घर वाले बोले थे जो पुराना काम करते भाई वही करो, ये भी करके देख लिया तुमने। पर सामने आता मेरे को ये बात लग रही थी कि यार मेरा कॉन्सेप्ट तो सही था, शायद तरीका गलत था। और मैं अकेला जाके ऑफिस में बैठता था, क्योंकि घर में बैठूंगा ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा। और ऑफिस भी तब तकरीबन स्टोर रूम जैसा हो चुका था, क्योंकि सारा बड़ा ऑफिस बंद करके एक छोटे से कमरे में रख दिया था सब कुछ। तो अकेला जाके बैठता था और सोचता था क्या करूं क्या करूं। ऐसे ही अचानक यूट्यूब देख लिया मैंने बोला यार ये तो मैं जानता नहीं, ये तो बहुत अच्छा तरीका है, मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ, मेरे को किसी राइटर की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सीधे बोलूँगा, ऑडियंस तक पहुँच जाऊँगा। मैंने फिर एक वीडियो रिकॉर्ड किया और डाल दिया, और ज़्यादा व्यू तो नहीं थे, 200-250 व्यू आए हफ्ते 10 दिन में। लेकिन जो कमेंट आए उन्होंने मुझे बता दिया फीडबैक ने कि तुम्हारा रास्ता अब सही आया है। तो कई बार सेटबैक ना आपको सही रास्ते पे पुश करने के लिए भी आते हैं। करेक्ट। क्योंकि गलती आपकी थी कि आप गलत रास्ते पे बहुत दूर तक निकल गए ना। आप 2.5 करोड़ के रास्ते में मैं चला था ना, कोई और तो नहीं चला था। तो यू टर्न भी उतना ही बड़ा होगा। सेम चीज सब कुछ हो गया। सेम चीज मेरे साथ हुई थी जब मैं कंसल्टिंग मास्टरमाइंड में आपको बताया था कि 3 महीने में खाली बैठा था बिल्कुल। मेरी टीम आ रही है जा रही है और कुछ नहीं, बस वो आ रहे हैं जा रहे हैं, सुबह आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा था कि ये टाइम में मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, रिसर्च और डेवलपमेंट कर लिया, मैं आग लगा दूंगा। और हमने एक्चुअली में लगाई भी। और ये पैटर्न एक बिजनेसमैन को समझने में समय लग जाता कि यार पहले मेरा एक प्रोडक्ट था वो चला और फिर वो बंद हो गया। वो एक तुक्का मान लेता कि अच्छा ऐसा हुआ, अब चलो ये हो गया, फिर दोबारा वैसे हुआ, फिर दोबारा वैसे हुआ। तो ये तो पैटर्न अगर एक बिजनेसमैन समझ जाएगा ना, ये होना है हर साल। ये आपको नई चीज प्रिपेयर करनी पड़ेगी, कुछ डिफरेंट चीज प्रिपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को आदत है नई और अलग चीज देखने की। ये चीज मुझे पता लग गई। जबकि आपकी फील्ड में तो कंपटीशन बहुत है, और जो बिजनेसमैन है जो सक्सेसफुल है जिसको आप जोड़ना चाहते हो, मैं तो सोचता हूँ यार वो ये सोचता होगा मेरे को सीखने की जरूरत है। उसमें से वो छांटना, फिर उनके साथ उनके बिजनेस मॉड्यूल पे काम करना, उनके प्रोडक्ट पे काम करना, ये तो रियली हेड्स ऑफ है आपको कि आप कैसे करते हो मुझे नहीं मालूम। क्योंकि जैसे मैं ही आपको अपना प्रोडक्ट बताता था या अपना कोर्सेज बताता था, आपके लिए तो बिल्कुल नया है कि भाई ये ऐसे वर्क करता है, ऐसे करता है। तो ये सब आसान नहीं है। कंपटीशन बहुत है, और उसमें इंडिया में है 2-3 कंपनियां हैं, मतलब हम टॉप में ही आते हैं एक तरीके से देखा जाए तो मैंने देखा कि वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और हमें नया क्या निकालना है अगले साल। हमें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और कांस्टेंट लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेरे पीछे देखो किताबें भरी पड़ी हैं, उधर टेबल पे किताबें रखी है, मेरे नोट्स, मैं यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ता हूँ। मैं खड़ा हो जाऊंगा, सुबह पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, ऑफिस का काम है, मीटिंग है तो मीटिंग करनी स्टार्ट कर दी। नहीं तो दिमाग में इतनी परेशानी रहती है, जब बिजनेस डाउन जाता है तो मैं खड़ा होकर अपने आप को एंगेज कर लेता हूँ कि काम करना है। राइट। यही बात है ना, सारे एक्टर को भी सीखनी चाहिए आपसे। क्योंकि जब वो एक्टिंग नहीं कर रहे होते तो घर में बैठ के सो रहे होते हैं, फिर बोलते हैं स्ट्रगल कर रहे हैं। अरे जब कुछ नहीं कर रहे हो तब क्या कर रहे हो वही इंपॉर्टेंट है। जब आपको कोई नहीं देख रहा है तब आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हो वही तो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बोला मैं खड़े होकर काम करता, तब कोई नहीं देख रहा आपको, कोई उस बात के पैसे भी नहीं दे रहा है आपको, कोई आपके लिए क्लैपिंग भी नहीं कर रहा, कोई अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा है, लेकिन आप काम कर रहे हो क्योंकि आप उसकी वैल्यू को समझते हो। एक्टर के साथ प्रॉब्लम यही होती है धैर्य जी कि वो ना जब नहीं कर रहा होता तो सिर्फ वो रो रहा होता है,
इंडस्ट्री में ऐसा है, इंडस्ट्री में वैसा है। अगर तभी वो प्रैक्टिस करने लग जाए तो अगला ऑडिशन उसका कैसा जाएगा? बेस्ट जाएगा। अगर उतनी देर में जो आप बुक पढ़ते हो वो इंडस्ट्री के लोगों की बायोग्राफी पढ़ ले, वो परेशानी उनको भी आई होंगी। मेरे पास सारे लोगों की बायोग्राफी मैंने सब पढ़ी हुई है कि इंडस्ट्री के लोग कैसे सोचते हैं, वो साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रांग कैसे होते हैं। एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल नहीं है, पैसों की, सर्वाइवल की स्ट्रगल नहीं, आज तो किसी को भी नहीं है, सब सर्वाइव कर जाते हैं कम या ज़्यादा। मेन स्ट्रगल है साइकोलॉजिकल स्ट्रगल, और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल को आप पढ़ाई लिखाई सीख के ही दूर कर सकते हो। उसकी कोई चाइनीज गोली नहीं आती कि खाया आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो जाओगे। ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है जो एक्टर होता है ना, वो इमोशंस फील कर सकता है, वो चीज़ों को मैन्युफेस्ट करता है, इमेजिन करता है, और मुझे लगता है कि एक्टर एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी बन सकता है। बिल्कुल। शाहरुख खान बहुत मेहनत करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, वो कहते हैं काम करो काम करो काम करो, किताबें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं। मैंने थिएटर करा है, और थिएटर करने के बाद वो कॉन्फिडेंस, स्टेज पे आज मैं बोल रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग, एज ए स्पीकर में जाता हूँ, इवेंट में जाता हूँ, नेटवर्किंग करता हूँ, लोगों को दोस्त बना लेता हूँ। हमारे एज में काफ़ी गैप है, लेकिन हम एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। राइट। हमारी जब भी बात होती है बहुत अच्छी फ्रूटफुल बात होती है। तो थिएटर और एक्टिंग बहुत अच्छा फायदा जरूर डालती है। विराट कोहली जब भी क्रिकेट खेलने जाता है, स्टेडियम में जाता है, मैच होता है, तो वो पहले ये मैनिफेस्ट करता है कि मैं आज इस बॉलर को पीटने वाला हूं, मैं 100 मारूंगा। जब भी उनकी 100 इतनी बढ़िया है, और वो सचिन तेंदुलकर से जब भी आगे निकल पाए, क्योंकि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैन्युफेस्टेशन का रोल है आपकी लाइफ के अंदर? इसको जैसे आजकल वीडियोस चल रहे हैं वैसा मैनिफेस्ट तो मैंने कभी नहीं किया, मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं, लेकिन हो सकता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली होगा, क्योंकि विजुअलाइजेशन पावर सिर्फ इंसान के पास है। अगर लिविंग थिंग में देखा जाए, जानवरों के पास ये पावर नहीं है, ये सिर्फ इंसानों को मिली है, और इसलिए इंसान ने इतनी तरक्की की है क्योंकि वो विजुलाइज कर सकता है। अदरवाइज वो तरक्की कैसे करता? साइंस कैसे आगे आती, बाकी चीज़ें कैसे आगे आती? पहले विजुलाइज हुआ ना, तब प्लेन बना। हर चीज़ पहले विजुलाइज हुई है। तो हमने भी कहीं ना कहीं भोपाल में रहते हुए सीखा था, जो मेरे मन में आता था यार। मैंने जावेद अख्तर की किताब में कोट पढ़ा था कि जब लोग ट्रेन ड्राइवर या इंजीनियर बनने की सोचते थे, तो मैं सोचता था कि मैं कामयाब बनूंगा, और ये लाइन ने मेरे को बदल के रख दिया। कामयाबी मतलब यार अलग ही चीज़ होती है। ट्रेन ड्राइवर और इंजीनियर बनना है तो भी कामयाब बनो, आप कामयाब होने चाहिए आप लाइफ में। तो वो जो चीज़ है कि कामयाब बनना है, आपको अलग बनना है, अलग करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कामयाबी एक जगह तो नहीं है ना, वो भी तो आगे बढ़ेगी। तो कामयाब बने रहने के लिए आपको लगातार काम करते रहना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला आपकी जर्नी से। और मैं कभी हताश होता हूँ तो वो जर्नी सुन के मोटिवेट हो जाता हूँ, दोबारा काम पे चला जाऊँगा। इसलिए आप जैसे लोग होना आसपास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, परेशान होंगे, बिजनेस डाउन जाएगा, ऊपर भी आएगा। बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे इस पॉडकास्ट से, मैंने नोट्स भी बना लिए। आखिरी नोट, जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो फिल्मी लाइन में आना चाहते हैं, उनको आप कुछ बोलना चाहोगे कि कहाँ ट्राई करना है, कैसे ट्राई करना है, और हताश नहीं होना है? ये सारी चीज़ों के बारे में एक फाइनल नोट आप देना चाहेंगे किन्हीं एक्टर्स को? मैं अपनी क्लासेस में, वर्कशॉप में जो एक फार्मूला देता हूँ, उससे इनके सारे डिसीजन ईजी हो जाएंगे, बहुत ईजी हो जाएंगे। और अगर किसी और फील्ड में भी हैं तो भी ईजीली हो जाएगा। मतलब इनको फिर किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे आसपास हमारी फील्ड के जानकार लोग होते नहीं हैं। या तो वो लोग होते हैं जो डराते हैं, मजाक उड़ाते हैं, या फिर घर वाले होते हैं जो आपकी केयर करते हैं। तो वो नहीं चाहते कि आप किसी परेशानी में पड़ो, उनकी गलती नहीं है, वो चाहते हैं आप परेशानी में ना पड़ो, इसलिए बोलते हैं बेटा छोड़ देना, तूने कोशिश तो की, छोड़ दे। तो आप जो भी एक्शन ले रहे हो, क्या उसका आउटकम आपको आपके ड्रीम गोल के पास ले जाएगा या दूर ले जाएगा? जस्ट आस्क योरसेल्फ कि ये मैं कर रहा हूं, मैं स्ट्रगलरों के साथ बैठ के चाय पी रहा हूं, क्या ये मुझे मेरे ड्रीम गोल के पास ले जाएगा? आंसर आपको अपने आप मिलेगा, किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। आंसर आएगा नो, छोड़ दो। क्या YouTube देखना मुझे ड्रीम गोल के पास ले जा रहा है? अगर आप उससे रिलेटेड कुछ देख रहे हो, यस, लेके जा रहा है, देखो, 24 घंटे देखो। लेकिन अगर नहीं ले जा रहा है, मत देखो।
रात को जागना, पार्टीज में जाना, ड्रीम गोल के पास ले जा रहा है, यस जाओ, नहीं जा रहा मत जाओ। एकदम क्लियर आपके डिसीजन होंगे, फिर देखें आपको कैसे काम नहीं मिलता है। आपको 100% काम मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री को हमेशा नए कलाकारों की ज़रूरत बनी रहेगी, नए स्टाइल की ज़रूरत बनी रहेगी, क्योंकि ऑडियंस को भी, जैसा आपने कहा, नया कुछ चाहिए, नया कुछ ना कुछ उनको चाहिए, वो तैयार बैठे हैं। आप तैयार नहीं हो, आपने तरीके नए अपनाए नहीं हैं, प्रॉब्लम आप में है, उसको बस अच्छे से सॉल्व करो, काम ही काम है। बड़ा मजा आया आपसे बात करने में, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड बहुत लंबी कन्वर्सेशन हुई हमारी। बहुत कम लोगों के साथ होता है ऐसे कन्वर्सेशन। मुझे भी दिल खोल के बात करने का मौका मिला, रियली थैंक यू सो मच राठौर जी, बहुत मजा आया। थैंक यू। आई होप आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आ रहे होंगे। हम ऐसे ही बहुत सारे सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाते जा रहे हैं अपने पॉडकास्ट पे। मुझे आपसे ये जानना है, इस पॉडकास्ट में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ, और नेक्स्ट गेस्ट आप कौन सा चाहते हो वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। मैं आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा। जो साइड में आपको ये 2 वीडियो दिख रही है, आप पहले इनको देखो, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद डिसाइड करना कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं। मिलता हूँ आपसे इन दोनों पॉडकास्ट में।